रशियन रिवॉल्यूशन पढ़ना है आज। कितना टाइम चलेगा? ओके चलिए, दो रिवॉल्यूशन, दो क्रांतियां पढ़ चुके हैं हम लोग। दोनों के बारे में पढ़ने के बाद अब जब हम लोग रशियन रिवॉल्यूशन पढ़ेंगे तो आपको एक आइडिया प्रॉपर हो चुका है कि बेसिक क्या प्रॉब्लम्स रहती है किसी भी सोसाइटी के अंदर। जब कोई भी समाज किसी एक डाउनग्रेड लेवल पर चला जाता है तो उसको क्रांति करने की जरूरत पड़ती है ना। तो ये क्रांति के लेवल, अब तीसरी वाली जो क्रांति हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रूस की क्रांति, उसके अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो रशियन रिवॉल्यूशन का एक पूरा माइंड मैप यहाँ पे क्लियर है, जिसके बाद में आपको एक साइकिल दिख रही है जो ये, अगर सिर्फ आप इतना भी ड्रॉ कर लोगे आज के क्लास के बाद में तो आपको रशियन रिवॉल्यूशन यहाँ माइंड में बैठा रहेगा प्रॉपर। क्योंकि सारी स्टोरीज फैक्ट में बताने वाला हूँ, आगे चल के ये सब समझाने वाला हूँ, लेकिन अगर ये भी दिमाग के अंदर बैठ गया आपके तो आपको रशियन रिवॉल्यूशन में क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए इससे पहले मैं बता रहा था आपको अमेरिकन रिवॉल्यूशन के बारे में। अमेरिकन क्रांति या अमेरिका की जो क्रांति हुई थी, उस क्रांति का हम लोग ने सर्कमस्टेंसेस, इंपैक्ट या रिजल्ट नहीं देखा था, है ना। तो वो रिजल्ट देख लेते हैं एक बार, उसकी इंपॉर्टेंस क्या थी, महत्व क्या थे कि क्रांति अमेरिका के अंदर हुई और अमेरिका की क्रांति के क्या महत्व है, उन महत्व की बात हम लोग को थोड़ा सा करनी थी। तो एक बार उसको देख लो थोड़ा सा कि लीगेसी बची क्या उसकी, अमेरिकन क्रांति के बाद में कौन सी चीजों ने जन्म लिया। ठीक है, तो वो बेसिकली हमें पता चल जाएगा उसके महत्व से। महत्व इंपॉर्टेंस की बात करें अमेरिकन क्रांति की तो देख लीजिए कुछ चीजें हाईलाइटेड है इसके अंदर। अमेरिका की क्रांति के बाद पहला दुनिया का लिखित संविधान बन चुका था, है ना, जिसको हम लोग 1789 के अंदर बात करते हैं, 1789। तो पहला लिखित संविधान यहाँ पर देखने को मिल चुका था हमको। एक ऐसा संघीय राज्य बना जिसके अंदर केंद्र और राज्य दोनों को समान अधिकार प्राप्त थे। ठीक है, तो वहां की जो कॉलोनीज अलग अलग मिलकर पूरा यूएसए बनी थी और उस यूएसए की अलग अलग कॉलोनीज को भी समान अधिकार दिए गए थे। जितना केंद्र को शक्तिशाली बनाया गया उतना राज्यों को भी शक्तिशाली वहां बनाया गया था। ठीक है, तो ये बेसिकली इसकी इंपॉर्टेंस के बाद में अगर हम लोग थोड़ा सा और देखें तो कुछ रिवॉल्यूशंस भी हुए इसके बाद में, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशन फ्रांस की क्रांति ही है। अमेरिका के बाद में तुरंत क्या हुआ था, फ्रांस की क्रांति हो गई थी और फ्रांस की क्रांति वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजन उसके बिहाइंड क्या था, वो अमेरिका की क्रांति थी। ये अमेरिका के लोगों ने संविधान को अपना लिया था और ऐसा लगता था फ्रांस को भी, हमको भी मजबूत होने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये ऐसी क्रांति करनी पड़ेगी। तो फ्रांस की क्रांति भी इसके बाद में आई, तो इसकी इंपॉर्टेंस, वन ऑफ द इंपॉर्टेंस ये भी है। देखो प्रभाव इंपैक्ट की बात करोगे तो इस चार्ट के बेसिस पे समझ लो कि अगर आपको बताना है कि अमेरिका के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, इंग्लैंड पे क्या प्रभाव पड़ा, फ्रांस या भारत पे, अमेरिका की क्रांति का अलग अलग कैसे प्रभाव पड़ रहा है। तो अमेरिका के प्रभाव के अंदर तो हम लोग देख रहे हैं कि यूएसए का उदय हो गया। ठीक है, कि संयुक्त राज्य अमेरिका बन गया, जो कि अभी तक बिखरा था 13 कॉलोनीज के अंदर, वो 13 कॉलोनीज से मिलकर क्या हुआ, एक संयुक्त राज्य अमेरिका बन चुका। ठीक है, उसके बाद में प्रथम जनतंत्र की स्थापना। ठीक है, जनतंत्र का मतलब बेसिकली लोकतंत्र से है यहाँ पर। ठीक है, डेमोक्रेसी की बात हो रही है, तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री का बनना। औद्योगिक क्रांति का आरंभ अमेरिका के अंदर अगर हम लोग देखें हो चुका था यहाँ पर। अमेरिका में प्रभाव की बात करें, इंग्लैंड में तो पहले ही हो चुकी थी औद्योगिक क्रांति, लेकिन अब औद्योगिक क्रांति कहाँ देखने को मिली, अमेरिका के अंदर, जब अमेरिका की क्रांति वहां पर होती।
ठीक है। उसके बाद यहाँ के समाज पर भी प्रभाव पड़ा। वो समाज के प्रभाव की जो हम लोग बात करते थे, कैथोलिक वाले, प्रोटेस्टेंट वाले, अलग अलग समुदाय में जो बंटवारे थे, तो वो बंटवारों के बेसिस पे भी अगर देखें तो अब लोगों ने एक दूसरों को रिस्पेक्ट भी करना शुरू कर दिया और समाज भी यूनाइटेड हो गया वहां पे। तो ये समाज पे भी प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक है। इंग्लैंड के ऊपर प्रभाव की बात करें तो इंग्लैंड ने अपनी औपनिवेशिक नीति में परिवर्तन करना शुरू कर दिया। अभी तक इंग्लैंड जो थी रूल करने को कहीं ना कहीं अपना सबसे बड़ा धर्म समझती थी, किसी भी कंट्री को औपनिवेश बनाने की कोशिश करती थी। एटलीस्ट ये सपना उसने अमेरिका में तो छोड़ ही दिया, ठीक है। और औपनिवेश का तरीका भी बदला और उस तरीके के अंदर क्राउन ऑफ डायरेक्ट आके रूल करने की बात करता था अगर किसी दूसरे देशों के ऊपर ये लोग जाते भी थे, है ना। जैसा भारत के अंदर भी देखा, इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से रूल छीन के क्राउन को दिया था, ठीक है। जॉर्ज तृतीय के व्यक्तिगत शासन की समाप्ति हो गई। जॉर्ज थर्ड जो किंग थे कहा, ब्रिटेन के, और उनका भी शासन इसी वजह से समाप्त हो गया आगे चल के कि ये बहुत बड़ा इल्जाम उनके ऊपर लगा था अमेरिका की क्रांति के फॉर्म में, ठीक। कैबिनेट प्रणाली का विकास हुआ इंग्लैंड के अंदर देखने को मिलता है इनको, ठीक है। वहां कैबिनेट प्रणाली वगैरह जो अमेरिका के अंदर देखी वो इंग्लैंड के अंदर देखने को मिला। बाद में जो अमेरिका के अंदर हम लोग ने देखा कि कैबिनेट या फिर पार्लियामेंट्री सिस्टम संविधान को बनाने के लिए बने, तो एक प्रभाव ये भी देख सकते हैं हम लोग, ठीक है। वैदेशिक व्यापार और अर्थव्यवस्था, इसकी क्षति बहुत हुई थी, अच्छी खासी इंग्लैंड के अंदर देखने को मिली। क्यों? क्योंकि अमेरिका को छोड़ना मजबूरी उसकी हो चुकी थी, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था उसकी डाउन हो गई। इंग्लैंड में सुधार भी हुए। सुधार की बात करें अगर तो सामाजिक सुधार अलग होते हैं और व्यवसायिक सुधार अलग होते हैं। लोगों ने अपनी जो व्यवसायिक नीति थी उसको बदलना यहाँ पर शुरू कर दिया था, ठीक है। फ्रांस के प्रभाव की बात करोगे अगर तो फ्रांस की क्रांति हो गई, इसके बाद यही प्रभाव है इसका फ्रांस के ऊपर। फ्रांस में पूरी क्रांति डेवलप हो चुकी थी। और भारत पर प्रभाव की बात अगर आप करेंगे तो अमेरिका का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, तो भारत ने अपनी जितनी भी जंग लड़ी, कौन सी, आजादी की, उस आजादी की जंग के अंदर वो फ्रांस, अमेरिका, रशिया जैसी कंट्रीज की बार बार बात करता रहा, है ना। जिसके अंदर प्रोमिनेंट बात उसने अमेरिका की भी की है कि अमेरिका जब अपना संविधान बना के इस तरीके से रूल कर सकता है तो ये बेसिकली भारत पर प्रभाव इसका दिखाता है, ठीक है। तो ये महत्व है इसके या प्रभाव है जो हम लोग यहाँ पर इसके बेसिस पे समझ सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में सारांश वारांश आप लोग बस वही कर दीजिएगा कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने नेतृत्व हाथों में दे दिया और अमेरिका एक शक्तिशाली गणतंत्र या डेमोक्रेटिक कंट्री बन गई, ठीक। आते हैं रशियन रिवॉल्यूशन के ऊपर। रशियन रिवॉल्यूशन बेसिकली 1917 का रिवॉल्यूशन है, 1917 की क्रांति है। और इस 1917 की क्रांति को दो वर्गों में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। एक को बोला जाता है फरवरी की क्रांति, एक को बोला जाता है अक्टूबर की क्रांति, ठीक है। बहुत समय का गैप नहीं है, दोनों 1917 की ही बात हो रही है। लेकिन इससे पहले 1904 और 5 का समय बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से आगे चल के रशिया का एक बहुत बड़ा वर्ग यहाँ पर रशियन रिवॉल्यूशन को क्रिएट कर देता है, ठीक है। अगेन फिर थोड़ा सा बैकग्राउंड के अंदर चलेंगे हम लोग। उससे पहले आप लोग इस चार्ट को थोड़ा सा देख लीजिए, बस एक रफ वे में समझा देता हूँ चार्ट ये पूरा। यहाँ से बात शुरू करते हैं 1900 से। यहाँ पे जार निकोलस सेकंड की बात हो रही है। रशिया के अंदर जो भी राजा होता था उसको किंग, राजा, महाराजा, सुल्तान ये सब नहीं बोला करते थे, वहां क्या बोलते थे, जार बोला जाता था, ठीक है। जैसे ये यहाँ पर लिखा हुआ, ठीक, जार बोला जाता था। जार प्रोनाउंसिएशन है बेसिकली इसका। अगर आप इसको हिंदी में भी मेंशन करोगे तो जार मेंशन करते हैं हम लोग, ठीक है। तो जार निकोलस सेकंड यहाँ पर राजा थे इस समय में, और ये इस समय यहाँ पर एब्सोल्यूट पावर को रशिया के अंदर पूरी तरीके से स्टैब्लिश किए हुए थे। एब्सोल्यूट पावर अब आप लोग अच्छे से समझते हैं, एब्सोल्यूट मोनार्की, राजा का ही वचन अंतिम होता है, और ये यहाँ पर चल रहा था बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। 1900 के बाद में 1904 के अंदर वहां के कुछ लोगों ने यहाँ पर फील किया कि हमारा जो रशिया है वो काफी वीक हो गया है निकोलस सेकंड के अंडर में रहते हुए। ऐसा क्यों इनको फील हुआ? क्योंकि रशिया का इस समय जापान के साथ में युद्ध हो गया था 1904 में, ठीक है। तो रशिया और जापान का जो युद्ध हुआ, उस युद्ध के अंदर जापान ने रशिया को हरा दिया। और जब रशिया इतना भारी जो रीजन था, इतना भारी कंट्री था जिसका दबदबा पूरी दुनिया में हुआ करता था, वो कंट्री जब जापान से छोटे से कंट्री से हारा, तो रशिया के लोगों ने इस बात को लेकर प्रोटेस्ट शुरू कर दिया रशिया के अंदर कि हमारे राजा इतने सक्षम नहीं है कि विदेशी आक्रमण से भी बचा पाए खुद को, तो रशिया एक कमजोर वर्ग के हाथों में, इसलिए जार को हटाना बहुत जरूरी है। तो यहां से ये कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट शुरू होता है, ठीक। बात आती है 1905 की। 1905 के अंदर ब्लडी संडे बोला जाता है इसको, खूनी रविवार।
ठीक है। इस दिन हुआ क्या, बेसिकली हुआ ये था कि 1905 में बहुत सारे लोग रशिया के रिप्रेजेंटेटिव बन के वहां पे मिलने गए राजा से, और राजा से अपील करने गए थे कि हमारे ये डिमांड्स है, आप इन डिमांड्स को सुन लीजिए। राजा को लगा ये सब मुझे मारने आ रहा है, मेरे ऊपर अटैक करने आ रहा है, तो राजा ने अपनी सेना को बोल दिया कि इनके ऊपर अटैक कर दो रिवर्स में, और रिवर्स में अटैक करने के बाद हजारों लोग यहाँ पे रशियन सिटीजन मारे जाते हैं, जिसको क्या बोला गया, ब्लडी संडे बोला गया या खूनी रविवार। 1905 के बाद में कहानी आ जाती है 1914 में, ठीक है। 1914 के अंदर बेसिकली होता क्या, वर्ल्ड वॉर, पता है आप लोग को, यहाँ पे वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। और वर्ल्ड वॉर में जो रशिया है उसका मेजर जो दुश्मन है सामने जो खड़ा हुआ है वो होता है जर्मनी, ठीक है। अभी मैं एलीट पावर्स भी बताऊंगा आपको, सेंट्रल पावर्स भी बताऊंगा वर्ल्ड वॉर में कौन कौन थी, यहाँ पे जब आएंगे तब उसकी बात करेंगे। तो 1914 का जो सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हुआ, 5 से लेकर 14 तक एक तरीके से जैसे कोल्ड इश्यूज नहीं चलते, शीत जो भी आप वॉर कहते हो जिस तरीके के, वो 1905 से लेकर 14 तक इंटरनल रिवेलियंस चलते रहे बहुत सारे। लेकिन एक बड़ा चेंज आया 1914 के अंदर जब वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुआ जर्मनी के अगेंस्ट, इसको पढ़ना है। 1917 के अंदर यहाँ पर रिवॉल्ट हो गया, एग्जैक्ट बिल्कुल जिसको फरवरी का रिवॉल्यूशन कहते हैं हम लोग। मैंने बोला 17 को 2 पार्ट में बांटा गया, एक फरवरी की क्रांति और एक अक्टूबर की क्रांति। फरवरी की क्रांति का रिजल्ट ये है, इसमें क्या हुआ कि मार्च 1917 में जब रिवॉल्ट किया गया तो रिवॉल्ट करके राजा को हटा दिया गया गद्दी से, राजा हट गया गद्दी से, और वहां पर एक गवर्नमेंट आ गई, प्रांतीय सरकार जिसको हम लोग बोलते हैं, ऐसी एक प्रांतीय सरकार का फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन वो प्रांतीय सरकार भी लोगों का शोषण करना नहीं छोड़ती है, राजा का पद तो समाप्त हो गया। जैसे हम लोग ने अभी देखा ना, एक रिवॉल्यूशन और भी पढ़ा हमने, फ्रांस का रिवॉल्यूशन जो हमने पढ़ा, उसके अंदर भी हम लोग ने देखा ना, नेशनल असेंबली भी तो आ गई, एक डेमोक्रेटिक पार्टी, फिर भी लोगों का शोषण हो रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे भी एक प्रांतीय सरकार आती है, तब भी लोगों का शोषण लगातार होता जाता है। लेनिन एक व्यक्ति थे, नाम बहुत पॉपुलर सुना है आपने, व्लादिमीर लेनिन, जिनको हम लोग बोलते हैं रशियन रिवॉल्यूशन के जनक के नाम से उन्हें जाना जाता है। वो यहीं से एक्टिव है, पूरे समय में एक्टिव है, बस वो सामने नहीं आ रहे हैं, अंडरग्राउंड तरीके से है। लेकिन यहाँ 1917 में उन्हें सामने आना पड़ता है प्रोविजनल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, और ये सामने आकर यहाँ अनाउंस करते हैं कि इलेक्शंस लड़े जाए और इलेक्शन के बेसिस पे डिसाइड किया जाए कि कौन सरकार बनेगी। इन्होंने इलेक्शन लड़े और इलेक्शन में कौन जीत गया, व्लादिमीर लेनिन जीत गए, और व्लादिमीर लेनिन ने अपनी गवर्नमेंट बना ली, और अब पूरी तरीके से जो रशिया था वो लेनिन के कंट्रोल में आ गया। 17 के बाद में 18 से 21 तक, क्योंकि लेनिन की गवर्नमेंट का नाम था बोल्शेविक, ठीक है। बोल्शेविक एक पार्टी थी जो लेनिन की गवर्नमेंट को फॉर्म करती है, तो बोल्शेविक की यहाँ पर स्थापना हो जाती है। 18 से 21 का ये काल चलता है। 21 के बाद में यहाँ पर लेनिन जो होते हैं 22 के अंदर रिजाइन करके चले जाते हैं यहाँ से, और यहाँ पे आ जाते हैं स्टालिन। कौन आ जाते हैं, स्टालिन। और स्टालिन 1929 के अंदर जो चेंज देखते हैं वो यूएसएसआर का विघटन हुआ। उस समय में एक बाउंड्रीज थी जो कई सारी बाउंड्रीज के फॉर्म में डिवाइड हो गई, और ये डिवीजन स्टालिन के समय में जो हुआ उसने वापस रशिया को उसी स्टेज पे ला दिया जिस स्टेज के ऊपर वो पहले था, ठीक है। तो ये पूरी रशिया की क्रांति है जिसको हम लोग को देखना है। इसका एक ग्लिम्स दिया है सिर्फ और सिर्फ मैंने, अभी चटपटी खबरें बाकी, ठीक है। लिख लो 1918 से 21 है, 1918 से 21। ये है बोल्शेविक जो थे बेसिकली इस समय में यहाँ पर पूरी तरीके से रूल कर रहे हैं, ठीक है। ये सरकार जो बनी थी यहाँ पे बोल्शेविक्स पूरी तरीके से रूल कर रहे हैं। बोल्शेविक के 2 दल बढ़ गए थे इस समय, ठीक है। एक बोल्शेविक रेड्स थे, एक बोल्शेविक व्हाइट्स थे, ठीक है। तो ये रेड्स वाली सरकार पूरी तरीके से प्रभावी रहती है, व्हाइट्स वाली सरकार नहीं है, ये उसकी बात हो रही है। अभी ये डिटेल में बताऊंगा आगे चल के किस तरीके से ये लोग अलग अलग वर्गों में बटे हुए थे। हाँ, लेनिन तो मैं बोल रहा हूँ शुरू से है, स्टालिन आया 1922 में। के बाद में स्टालिन आ जाते हैं, और 22 के बाद से लेकर 53 तक ये रूल करते हैं। 53 सर कल आपने पेरिस की संधि बताई, 83 में भी कोई संधि हुई थी पेरिस की? हाँ, 1783 में पेरिस की संधि हुई थी जब आजादी मिली थी उसको। हाँ, क्या हुआ लोग? 1929 जो स्टालिन लिखा है, हाँ,
आप बता रहे कि 22 में नहीं, 22 में ये लेनिन ने एक गवर्नमेंट जो स्टैब्लिश की थी, इसको स्टैब्लिश करके इन्होंने रिजाइन मार दिया, और रिजाइन करने के बाद में यहाँ पर गवर्नमेंट जो बन गई बेसिकली वो स्टालिन के हाथों में आ गई। तो ये 22 बता रहा हूं मैं। 29 में स्टालिन के अंडर में क्या हुआ था, यूएसएसआर जो था वो एक तरीके से विघटित हो गया था। अलग अलग तरीके से आप देखोगे ना, संगठन जो था पूरा वो डिवाइड होना शुरू हो गया था। ठीक है, तो इसकी बात मैं बताऊंगा अभी आके, बस इतना लिख लो। हो गया, चलो हो जाए नोट तो हाँ बोल देना, कहीं बैठे रहो 1.5 घंटा निकल जाए। हो गया, मैं खड़ा देखता रहूं 1.5 घंटा निकल जाए तो लोग समय का इंतजार। वैसे रशिया है किसका पार्ट, यूरोप का पार्ट है एशिया का पार्ट? दोनों में क्या है, बड़ा यूरोप में जाता है लेकिन वैसे महल में दोनों में आता है। यूरोप का पार्ट मतलब दोनों का है। यूरेशिया, ये बोलो यूरेशिया। अब जितनी भी कहानी बताऊंगा इसके बाद में, उसके बाद में सिर्फ इस चार्ट को ध्यान में रखना, ठीक है? बाकी कलम अब मत चलाना, बंद कर दो एक तरफ, ठीक है? एकदम बंद कर दो, कॉपी वॉपी सब बंद करके रख दो, बैग पैक रख दो और बाहर मत जाना। ठीक है, चलो देखो बेसिकली कुछ बातें समझ लो, बैकग्राउंड के बेसिस पे मैं समझाऊंगा यहाँ पे, ठीक है? अब बिल्कुल भी कोई भी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, अपना दिमाग एकदम खाली कर दो, कुछ आता ही नहीं तुम लोग को, ठीक है? सब निकाल दो बाहर एकदम पूरी तरीके से और बस सुनना शुरू करो। सोसाइटी की बात करें अगर हम लोग यहाँ की, रशिया की सोसाइटी बेसिकली कैसी थी? तो धार्मिक सोसाइटी थी, ठीक है? रिलीजियस सोसाइटी जिसको हम लोग कहते हैं, रिलीजन को ये लोग धर्म को सर्वोपरि माना करते थे। अगेन फिर प्रॉब्लम यहाँ पे क्या थी? प्रॉब्लम अगेन फिर कल मैंने आपको क्रिश्चियनिटी के 2 वर्ग बताए थे, एक वर्ग कैथोलिक वाला बताया था, ठीक है? और एक बताया था प्रोटेस्टेंट वाला। ये 2 वर्गों में से कौन से लोग फ्री ऑफ आइडियाज थे और कौन से लोग सख्त थे बाइबल को लेकर? कैथोलिक फ्री आइडियाज के थे, ठीक है? और प्रोटेस्टेंट ये काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल फॉलो किया करते हैं, ठीक है?
अब जो सोसाइटी थी जो रशिया की, वो रशिया की सोसाइटी के अंदर ये दो तरीके के लोग रहा करते थे, ठीक। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और कम्युनिटीज भी रहती थी जिसको अदर रिलीजन में, अदर धर्मों के अंदर हम डालते हैं, जिसके अंदर बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म के लोग रशिया के अंदर पाए जाते हैं, आज के समय में भी है, पहले भी रहते थे, ठीक है। मुस्लिम्स, ठीक। और एक बहुत बड़ा तबका वहां पर जो है वो है एथीस्ट का, ठीक है। एथीस्ट मतलब नास्तिक, ठीक है। नास्तिकों का एक वर्ग है जो किसी भी ईश्वर में कोई बिलीव नहीं रखते हैं। अब ये अदर रिलीजन के लोग थे, ये सब थे माइनॉरिटीज में, वहां पर अल्पसंख्यक समुदाय ये पूरा का पूरा। और यहाँ मेजोरिटी के अंदर जो थे वो क्रिश्चियनिटी थी। अब मेजोरिटी के अंदर जो रूल वहां पे स्टैब्लिश था बेसिकली वो था सख्त लोगों के हाथों में, स्ट्रिक्ट लोगों के हाथों में, जिसमें प्रोटेस्टेंट आते हैं। प्रोटेस्टेंट के हाथों में यहाँ का रोल था, तो ये कैथोलिक भी ऑटोमेटिकली कहाँ चले गए, इन्हीं माइनॉरिटीज का पार्ट बन गए, क्योंकि प्रोटेस्टेंट अगर शोषण करने आते थे तो कैथोलिक को भी नहीं छोड़ा करते थे, ठीक है। तो ये सारे के सारे लोग बन गए माइनॉरिटीज। अब यही वर्ग जो बनेगा आगे चल के, जिसको 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे, जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। 3 वर्ग कौन कौन से, लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव। एक हो जाएंगे लिबरल्स, एक हो जाएंगे रेडिकल्स और तीसरे हो जाएंगे वही कंजर्वेटिव्स, ठीक है, ठीक। ये ग्रुप है। अब लिबरल्स और रेडिकल्स जब भी आपस में मिलते हैं, एक सोच है सिर्फ उदारवादियों की, एक सोच है जो शायद वायलेंस का भी समर्थन कर देगी, इस तरीके की। तो ये दोनों लोग मिलके टर्मिनोलॉजी यूज होती है इनके लिए, जिनको बोलते हैं लिबरल नेशनलिस्ट, ठीक है। क्या बोलते हैं, लिबरल नेशनलिस्ट, मतलब राष्ट्रवादी हैं लेकिन उदारता के साथ में, ठीक है। उदारवादी राष्ट्रवादी इनको बोला जाता है जब ये दोनों सोच साथ में मिलती है। कंजर्वेटिव्स बेसिकली वही रूढ़िवादी आइडियोलॉजी वाले लोग हैं, जो राजा का समर्थन करने वाले लोग हैं, सिर्फ राजा को फॉलो करते हैं, राजा को मानते हैं, ठीक है। ये वो लोग हैं। अभी इनकी कहानी तो होगी ही नहीं, क्योंकि ये लोग तो पहले ही रूल में है, अभी इनको हटा देते हैं हम लोग, ठीक है। अभी सिर्फ और सिर्फ लिबरल्स और रेडिकल्स कौन लोग थे, ये वो माइनॉरिटीज के लोग थे जो यहाँ परेशान है। और जब इनके साथ में ये कैथोलिक जाके मिल गए तो कौन माइनॉरिटी बन जाएगा, प्रोटेस्टेंट माइनॉरिटी बन जाएंगे, क्योंकि कैथोलिक का भी वर्ग एक बड़ा हो गया, प्लस अदर रिलीजन का भी वर्ग हो गया, ये सब एक तरफ मिल गए। अब मेजोरिटी ये लोग बन गए, और मेजोरिटी वाले लोग माइनॉरिटी के अगेंस्ट में क्या करेंगे, यहाँ पे एक बड़ा आंदोलन क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली वहां का रिलीजन है। अगर हम लोग धर्म की बात करें तो प्रोटेस्टेंट जो लोग थे उनके प्रभाव की वजह से बहुत सारे लोग यहाँ पे परेशान थे, जिसके अगेंस्ट में एक विद्रोह होने वाला है, ठीक है, पहली बात। दूसरी चीज, अगर यहाँ की अर्थव्यवस्था की बात करें तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, लगभग खेती के ऊपर जितने लोग निर्भर होते हैं वो 85% है वहां पे। और एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन है जो सिर्फ पीजेंट वर्ग रशिया के अंदर हुआ करता था। कितना, 85%। और इसका भी अभी बहुत बड़ा एक रोल देखने को मिलेगा। इंडस्ट्री जो थी वहां पे कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्री का रोल भी नहीं था, इंडस्ट्रीज छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हुआ करती थी। मीन इन पॉकेट्स का मतलब यही है कि 2-4 इंडस्ट्रीज देखने को मिलती हैं, और सिर्फ 2 शहरों में है, एक सेंट पीटर्सबर्ग में, एक मॉस्को में। सिर्फ इन 2 जगहों पर वहां पे फैक्ट्रीज या इंडस्ट्री देखने को मिलती थी। तो अगर हम लोग बात करें इंडस्ट्रियल किसी तरीके का ग्रोथ हो, लोगों को रोजगार मिल जाए, तो वो भी पॉसिबल नहीं हुआ करता था। तो लोग अपनी अर्थव्यवस्था में देखें अगर, तो एग्रीकल्चर तो ज्यादा होता था, लेकिन इसके ऊपर कंट्रोल किसका था, यहाँ पे प्रोटेस्टेंट लोगों का कंट्रोल हुआ करता था, राजशाही वंश का कंट्रोल होता था। बच्ची बचाई इंडस्ट्री जो प्राइवेट लोग लगा भी लिया करते थे, वो मात्र गिनी चुनी इंडस्ट्री थी, तो लोगों को अर्थव्यवस्था के फॉर्म में किसी तरीके का कोई प्रॉफिट नहीं हुआ करता था। तो अर्थव्यवस्था भी पूरी तरीके से डाउन होती चली जा रही थी। लेकिन इन इंडस्ट्री ने एक चीज इजाद कर दी जिसको वर्कर्स यूनियन कहते हैं, ठीक है। वर्कर्स यूनियन समझते हैं आप लोग, मजदूरों का संगठन, ठीक है। लोग जो इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं उन लोगों का एक संगठन बनना शुरू हो गया, ठीक है। और ये किस विचारधारा से प्रभावित था, मार्क्स की विचारधारा से, ठीक है। कार्ल मार्क्स जो व्यक्ति हुए हैं उनकी विचारधारा से ये पूरी तरीके से प्रभावित था। तो जब ये वर्कर्स यूनियन बनना शुरू हुआ तो लोगों ने कुछ डिसीजन लेना शुरू किए, इंडिपेंडेंट डिसीजन लेना शुरू किए सरकार के अगेंस्ट में जाके, ठीक है। वो डिसीजन क्या थे, देखिए बड़े इंटरेस्टिंग डिसीजन देखने को मिलेंगे। इसको पहला बोला जा रहा है कलेक्टिवाइजेशन, ठीक है। कलेक्टिवाइजेशन का मतलब सामूहिकता बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। सामूहिकता की बात हो रही है यहाँ पे। सामूहिकता बेसिकली है क्या, इसको देखो समझो ऐसे, एक लैंड ये है, यहाँ पे पर्सन ए का ये लैंड है और ये पर्सन बी का लैंड है, ठीक है। अब इस लैंड के ऊपर अगर कोई भी किसी भी तरीके की
यहाँ पर कोई फसल हो रही है, कोई क्रॉप हो रही है, तो इस क्रॉप के ऊपर जो इनको अर्न हो रहा है वो 50% अर्न हो रहा है। मान लिया हमने एक एग्जाम्पल, ये 50% छोड़ दो, 50,000 रुपए ये अर्न कर रहे हैं यहाँ से। कितना? 50,000 रुपए। परसेंटेज में जाएंगे तो थोड़ा अलग हो जाएगा, इसको आसान समझाते हैं। मान लिया इसने भी 50,000 रुपए अर्न किए पर्सन बी ने। पर्सन ए जो है वो गेहूं उगा रहा था, पर्सन बी जो है वो कोई कैश क्रॉप गन्ना वगैरह उगा रहा था। ठीक है, इसको कितना प्रॉफिट हुआ? 50,000 का। इसको कितना प्रॉफिट हुआ? 50,000 का। इनको करना क्या पड़ता था? 10% टैक्स देना पड़ता था इसके ऊपर, जो भी क्रॉप का प्रोड्यूस करते थे। एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, हालांकि टैक्सेस 22 से 24% भी हुआ करते थे। यहाँ पे 10% टैक्स देते थे तो 5,000 रुपए अप्रॉक्स चला गया। ठीक है, यहाँ पे ये लोग भी टैक्स दिया करते थे 10%, तो 5,000 इनका भी चला जाता। ठीक है, तो ओवरऑल प्रॉफिट इनका अगर हम लोग बात करें तो 45,000 और 45,000 होता था। ठीक, इन दोनों ने क्या करा, पर्सन ए और पर्सन बी दोनों आपस में मिले और इन्होंने बोला कलेक्टिवाइजेशन करते हैं, और कलेक्टिवाइजेशन में हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, हम लोग बच जाएंगे। बोले क्या होगा कलेक्टिवाइजेशन? बोले पर्सन ए मिल जाएगा पर्सन बी के साथ में। ठीक है, और पर्सन ए की जो फील्ड है और पर्सन बी की जो फील्ड है, ये आपसी समझौते से क्या करेंगे? मिलके क्रॉप को पैदा करेंगे। ठीक है, अब दोनों ने मिलकर क्रॉप करना पैदा शुरू करी तो 50,000 प्रॉफिट ये भी है, 50,000 प्रॉफिट ये भी है, तो दोनों का प्रॉफिट कितना हो गया? 1 लाख रुपए हो गया। लेकिन अब कलेक्टिवाइजेशन प्रोसेस में टैक्स कितना देना है? 10% ही देना है। कितना जाएगा? उतना ही जाएगा, उतना ही जाएगा, 10,000 रुपए। तो फिर फायदा क्या कलेक्टिवाइजेशन का? कोई फायदा दिख रहा है? लेकिन यहाँ के लोगों ने जब कलेक्टिवाइजेशन को यहाँ पर इजाद किया था कि पर्सन ए और पर्सन बी जब टैक्स देंगे मिलके यहाँ पर, तो टैक्स का 10% बंटवारा जो होगा वो आपसी मिलावट के साथ में किया जाएगा, दोनों मिलके इस टैक्स को दिया करेंगे। इससे कोई खास प्रॉफिट तो नहीं दिखा इकोनॉमी अर्थव्यवस्था में, लेकिन एक चीज लोगों को यहाँ से ये समझ में जरूर आ गई कि कलेक्टिवाइजेशन का मतलब एक तरीके से वर्कर्स यूनियन का ही समर्थन है, कि वर्कर्स यूनियन जब साथ में मिलकर इंडस्ट्री को प्रमोट करने की बात करते हैं तो उससे क्या होता है? फैक्ट्री आपकी तनख्वाह नहीं बढ़ाती है, फैक्ट्री आपको कोई अलग से प्रोविंसेस नहीं देती है किसी भी तरीके के, लेकिन फायदा क्या होता है? एक तो यूनिटी देखने को मिलती है, जिसका यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एक प्रोसेस शुरू हो गया। कलेक्टिवाइजेशन ऑफ लैंड जब यहाँ पे शुरू हुआ सामूहिकता, तो इसने यहाँ पे क्या करा? राजाओं को परेशान कर दिया। उनका कहना यह था ये लोग तो आपस में सब एक होना शुरू हो गए, जिनसे अभी तक हम लोग अलग अलग टैक्स लिया करते थे, ये सब अब मिलके टैक्स देने की बात कर रहे हैं। भले से प्रॉफिट दिखे या ना दिखे, लेकिन एक चीज तो दिख रही है, यूनिटी लोगों में क्रिएट होना शुरू हो गई है। और सबसे बड़ी चीज यूनिटी चाहिए किसमें थी? एग्रीकल्चर की फील्ड में। अगर ये लोग जाग गए तो सच में क्रांति हो सकती थी। और ये आइडिया जब इन्होंने अप्लाई किया अपनी सोसाइटी के अंदर, तो इस आइडिया ने क्या करा? बेसिकली लोगों को एक कर दिया साथ में। ठीक है, अब ये कम्यून या मीर बेसिकली उसी को बोलते हैं जो ये लोग टैक्स पे किया करते थे। ये शब्द है, यूज हो सकता है कहीं पे भी, ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा बाद में, अभी नहीं। ठीक है, तो ये कम्यून और मीर अब जो था वो दोनों लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके दे दिया करते थे, लेकिन लैंड दोनों की अलग अलग है, टैक्स दोनों लोग मिलके देंगे। इससे समाज के ऊपर क्या मैसेज जा रहा है कि रशिया के एग्रीकल्चरलिस्ट सारे के सारे एक होना शुरू हो गए। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या हुआ? 1898 में जब लोगों ने एक होना शुरू कर दिया, तो कहीं ना कहीं एक ऑर्गेनाइजेशन का भी जन्म होगा। ठीक है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन पुराने हम लोग देखते ही चले आए, कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन बन जाते हैं, ऐसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन बना जिसको बोला जाता है डेमोक्रेटिक पार्टी फॉर्मेशन। ठीक है, डेमोक्रेटिक पार्टी का फॉर्मेशन हुआ, इसको बोला जाता है RSDWP। इसकी फुल फॉर्म बेसिकली क्या है, कोई बताए? रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। ठीक है, रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। तो ये जो पार्टी का फॉर्मेशन हुआ, इस पार्टी के फॉर्मेशन ने आगे चल के पूरी की पूरी क्रांति को खड़ा किया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कांग्रेस, उसी तरीके से RSDWP इसकी बात हो रही है। ठीक, 1898 में जब ये इसका फॉर्मेशन हुआ था, तो लेनिन एक तरफ से इसका समर्थन कर रहे थे बैकग्राउंड में। लेनिन सामने नहीं आ रहे हैं, अभी भी सामने आए ही नहीं 1917 तक, अगर बात 14 तक तो बिल्कुल सामने नहीं आए। ठीक है, तो लेनिन जो थे 14 तक बिल्कुल सामने नहीं आए, लेकिन बैकग्राउंड में इनका भी समर्थक था इस पार्टी को इस्टेब्लिश करने में। ये पार्टी अपना कार्य कर रही है, लोगों को कलेक्ट कर रही है। अचानक से 1904 में क्या हुआ? फैमिन आ गया।
अकाल पड़ गया, अकाल से लोग भूखे मारे जाने लगे, ठीक है। वहां पर क्रॉप का प्रोडक्शन खत्म हो गया, लोग क्रॉप्स के लिए क्या करने लगे कि कोशिश करने लगे कि हमको कहीं खाने पीने को मिल जाए, तो लोगों ने क्या करा, लूटना शुरू किया, जैसे लूटिंग ऑफ शॉप्स फ्रांस में देखा था हम लोगों ने, ठीक है। वैसे यहाँ पे भी लूटना शुरू किया। यहाँ पर एक व्यक्ति थे जिनका नाम था फादर गैपन, बड़े धार्मिक व्यक्ति थे, ठीक है। जैसे पादरी, आप एक वर्ग पढ़ते हो, उन पादरी वर्ग में से ये थे और धार्मिक व्यक्ति थे, लोग इनका बहुत सम्मान करते थे रशिया के लोग। तो इन्होंने जब देखा ये समस्या हो रही है फ्रांस के अंदर, तो रशिया के अंदर, तो इन्होंने क्या बोला कि सीधे चल के जार से बात करते हैं, और जार से अगर बात करेंगे तो ये प्रॉब्लम शायद सॉल्व हो सकती है हमारी। हो सकता है जार को हमारे फेमीन के अकाल के बारे में पता ही ना, ठीक है। तो एक धार्मिक व्यक्ति अच्छा ही सोचता है सबके लिए, तो इन्होंने भी अच्छा सोच के उनके बारे में ये चीज बोली, ठीक है। अब जब ये पहुंचे, देखिए हुआ क्या, रशिया के अंदर दो ट्रिब्यूटरीज पाई जाती हैं। ये है रिवर नेवा। नेवा रिवर के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा, इंपॉर्टेंट रिवर है यहाँ की, ठीक है। नेवा नदी के फॉर्म में हम लोग इसको जानते हैं, ठीक है। इसके जो ये वाला एरिया है इसको बोलते हैं राइट बैंक और इसको बोला जाता है लेफ्ट बैंक, ठीक है। रशिया ऐसे डिवाइड होता है, राइट बैंक और लेफ्ट बैंक में बीच में से एक नदी निकलती है बड़ी सी, ठीक। राइट बैंक में जितने भी लोग थे वो थे कॉमन पीपल। कॉमन पीपल के अंदर पीजेंट्स, आर्टिसंस, फार्मर्स या एजुकेटेड, अनएजुकेटेड वर्ग जितना भी था, ये सारे के सारे इधर रहा करते थे, ठीक है। हाई क्लास कहां पे था, लेफ्ट बैंक पे था, ठीक है। यहाँ बेसिकली पूंजीपति वर्ग हो गया, राजा वर्ग हो गया, जो राजशाही वर्ग होता था पूरा का पूरा, या जो पादरी लोग थे बेसिकली वो इस एरिया में रहा करते थे। तो ये एरिया ऐसे डिवाइडेड था उस समय। तो इन्होंने क्या करा, गैपन ने, जो फादर गैपन थे, 1905 में फेमीन की समस्या से सुलझने के लिए तमाम लोगों को यहाँ पे कलेक्ट किया, और कलेक्ट करने के बाद रिवर नेवा को क्रॉस करके कहां पहुंचे, लेफ्ट बैंक के ऊपर, जहां पे तमाम वो लोग थे जिनसे बात करनी उचित है, जो हमारी समस्याओं को सुनेंगे। हो सकता है इन तक ये बात ही ना पहुंची हो, इनका मानना था। जब फादर गैपन यहाँ पे आ रहे थे तो राजा है यहाँ पे जार निकोलस सेकंड, जिनकी बात शुरू में भी हम लोग ने देखी। जार निकोलस सेकंड ने बोला कि ये सब मेरे ऊपर अटैक करने आ रहे हैं, ठीक है। उनको ये लगा क्योंकि इतनी भीड़ जब आ रही है तो क्या करने आ रही होगी, अटैक करने आ रही होगी, ठीक है। हमारे अभी प्रशासन में पता चलता है अगर किसी को इतनी भीड़ आ रही है तो उन्हें भी क्या लगता है, अटैक करने ही आ रहे हैं, इतने सारे लोग इकट्ठे होकर क्यों आ रहे हैं। लेकिन पता नहीं चला, तुम लोग तो शांति से पहुंचे थे, ठीक है, चुप के पहुंचे थे। पहले दिन पता चला था तो प्रशासन ही चला आया था यहाँ पर, तो ये हुआ था। तो कभी कभी क्या होता है, जब इकट्ठी भीड़ किसी प्रशासन के अगेंस्ट में जाती है तो उसको यही डर होता है शायद मेरे ऊपर अटैक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अटैक का इन्हें डर हुआ, ये यहाँ से भाग गए, और ये भाग के जब यहाँ से निकले तो एक ऑर्डर पास कर गए थे कि जो भी रिवर नेवा को क्रॉस करे उन तमाम व्यक्तियों को वहीं के वहीं अटैक करके मार दिया जाए, ठीक है। एक सेकेंड, हेलो, अच्छा ब्लैक इशू था, वो नहीं जाते हैं, मैं बात करूंगा अभी आगे, कहना आप लोग जाइए, मैं बात करूंगा, ठीक है। उनसे कह रहे हैं ना क्लास के बाद, अभी सर क्लास ले रहे हैं, उसके बाद पहुंचेंगे वहीं पे, सीधे वहीं से बात कर लूँगा, पहुंच जाऊंगा 12:30 बजे, ठीक है। ठीक है, तो जो लोग भी रिवर नेवा को क्रॉस करके पहुंचेंगे उन तमाम लोगों के ऊपर अटैक करके उनको मार देगी रशिया की जो आर्मी है, जो राजा जार के अंडर में हुआ करती थी, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी लोग निकले, इसको क्रॉस किया, तो ऐसा बोला जाता है, एक संख्या जो बेसिकली आती है उसमें बोला गया था 100 लोगों को मारा गया था, ये लिखा हुआ है। लेकिन कुछ लोगों ने आइडिया लगाया कि 1000 लोग तक मारे गए, ऐसा आइडिया एक लगाया गया था। लेकिन एक्चुअल में डेटा जो लिखा हुआ आता है वो 100 लोगों का आता है, अगर आप किसी बुक के अंदर देखोगे। लेकिन जैसे वही कांग्रेस वाला सीन हो गया ना, जलियांवाला बाग वाला, 2 डाउट्स हैं, ठीक है। तो बेसिकली 100 लोग बोला गया, लेकिन बाद में कुछ 1000 लोगों का भी डेटा लोगों ने बताया कि ऐसा हुआ था। फिलहाल जो भी हो, लोगों की गलत तरीके से हत्याएं की गई यहाँ पर, वो सिर्फ अपनी डिमांड रखने जा रहे थे, अपनी मांग रखने जा रहे थे, और उनको मार दिया गया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई, इस अटैकिंग में गैपन भी मारे गए, ठीक है, फादर गैपन। अब लीडर ही जब मार दिया गया तो जनता तो कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं रहेगी।
1905 में ये बवाल इतना बढ़ गया, इसको बोला गया खूनी रविवार, जो मैं भी आपको बता रहा था 1905 का जो डेट आप लोग ने देखी। 1905 में जब ये खूनी रविवार का दिन हुआ, यहां से प्रॉब्लम हुई क्रिएट, बहुत हद लेवल। लेनिन अंडरग्राउंड है। लेनिन के बारे में अगर मैं बताऊं, थोड़ा सा बार बार मैं लेनिन का नाम ले रहा हूं अगर, तो लेनिन यहाँ पर अंडरग्राउंड इस वजह से है क्योंकि निकोलस जार ने उनके ऊपर ओपन इनाम घोषित किया हुआ था। ये व्यक्ति है, ये वो व्यक्ति है कि पूरे रशिया के अंदर क्रांति बवाल मचा सकता है और राजा के बारे में कुछ ना कुछ गलत जरूर बोलता रहता है। तो ऐसे व्यक्ति को उठा के तुरंत कैद करके मार दिया जाए या फिर इसको देश से निकाल दिया जाए, ये तमाम तरीके की नीतियां चला करती थी। तो ये अंडरग्राउंड रहा करते थे, सामने कभी भी नहीं आया करते थे। भारत के अंदर भी ऐसा देखा हम लोग ने, सुभाष चंद्र बोस जैसे चले गए थे, बाद में अंडरग्राउंड हुए वो पूरी तरीके से। और ऐसे मंगल पांडे को भी देखा हम लोगों ने, कुछ समय तक उन्होंने भी हत्या करके अंडरग्राउंड हुए थे। और ऐसे बहुत सारे, चंद्रशेखर आजाद वगैरह बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो अंडरग्राउंड सरकार के अगेंस्ट में हो जाते हैं, ऐसा होता है। ठीक है, आप लोग भी कॉलेज वॉलेज के समय में कभी अंडरग्राउंड हुए होंगे, है ना, कोई ना कोई हरकत करके, तो सब हो जाते हैं कभी कभी। एक बार हम हुए थे अंडरग्राउंड, कहानी सुना? स्कूल की बात है, 12th क्लास में थे, बोर्ड का एग्जाम चल रहा था और बोर्ड के एग्जाम के समय में हम बैच लेते थे, ट्यूशन पढ़ते थे। यहाँ पे एक बहुत प्रसिद्ध फैकल्टी हैं, ओपन नाम ले सकता हूँ मैं उनका, कोई दिक्कत नहीं है, विशाल जौहरी। ठीक है, मैथ पढ़ाते थे वो, CBSE के बहुत अच्छे फैकल्टी। हाँ, तो बहुत अच्छे फैकल्टी थे वो, मैथ पढ़ाया करते थे, हम उनसे मैथ पढ़ा करते थे जाके। अब वो बैनर के टीचर थे उस समय, अब भी नहीं पता मुझे कहाँ पढ़ाते हैं कहाँ नहीं पढ़ाते हैं, बैनर में वही है, तो बैनर में पढ़ाया करते थे। तो उनके साथ प्रॉब्लम पता क्या थी, हर साल का उनका एक सीन था कि लास्ट में एग्जाम का जब 1 महीना बचा होता था, वो बैच को डिसकंटिन्यू कर देते थे और कहते थे जाके अपनी सेल्फ स्टडी करो, मैंने सब पढ़ा दिया है। लेकिन अंदर ही अंदर क्या करते थे, बैनर वालों को बुलाते रहते थे, ठीक है, और बैनर वालों को पढ़ाते रहते थे अलग से 1 महीने के लिए। तो हम लोग पिछले 5-6 सालों से ये देख रहे थे कि बैनर का ही टॉपर आता है हमेशा, क्यों आता है, और मैथ में 100 में 100 बैनर के ही बच्चों के आते हैं। तो हमको रीजन पता चला कि विशाल जौहरी करते क्या है, बेसिकली बैनर के बच्चों को चुपके बुला लेते हैं और ऐसा कुछ होता है। ये बात हमें पता चली, हमने बता दी गलती से घर पे, हमसे घर पे बोला गया कि कोचिंग क्यों नहीं जा रहा, क्लासेस क्यों नहीं जा रहा, हमने बता दिया। अब हमारे फादर हैं एडवोकेट, ठीक है, और वो कचेरी में बैठते हैं, तो कचेरी के अंदर कई सारे लोगों से मिलना होता है और भी वकील बैठते हैं वहाँ। विशाल जौहरी के बड़े भाई भी एडवोकेट, ठीक है, वो भी एडवोकेट थे। अब आमने सामने टकराए होंगे जब कचेरी के अंदर, तो हमारे पापा ने खुल के बहुत तगड़े से गलिया दिया विशाल जौहरी को, बहुत तगड़े से, और ऐसा कुछ बोल दिया कि जिसकी वजह से वो बेचारे शांति से सिर्फ सुनते रहे, क्योंकि उन्हें तो पता था क्या हो रहा है ना। तो वो सुनते रहे, सुनने के बाद में उन्होंने जाके विशाल जौहरी से बोल दिया ये सब, बोले कि आप दूसरे क्लासेस के बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाते, स्कूल के बच्चों को, और आपकी वजह से मुझे इतनी बेइज्जती हुई है कचेरी के अंदर। 8 वकीलों ने घेर के मेरे सामने ऐसी ऐसी चीजें जब बोली हैं, तो सोचो मेरे ऊपर क्या बीत रही होगी। विशाल जौहरी इससे बहुत नाराज हो गए, और नाराज होने के बाद में, उस समय फोन तो रखते नहीं थे 12th में, अब तो 9 के बच्चे रखते घूमते हैं, हमारे पास में नहीं था 12th में, ठीक है, तो नहीं रखते थे। इससे उस समय कीपैड वाले चलते भी थे, तो वो घर में 1-2 फोन ही होते थे कीपैड वाले, ऐसा होता था, ठीक है, तो फोन था नहीं। अब जो बच्चे आ रहे थे उन्होंने क्या करा, उस गुस्सा में बैच शुरू कर दिया, बोले सब लोग आओ, सारे लोग, ठीक है, सारे लोगों को बुला दिया गया। बैच में पहले दिन मैं नहीं पहुंचा, मैंने कहा इतना बवाल हुआ है, अभी मैं जाऊंगा तो कुछ ना कुछ ये मेरे को क्लास के अंदर अच्छे से जलील करेंगे, तो मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा। और हुआ एक्चुअल में ऐसा, उन्होंने सीधे पूछा क्लास में, यहाँ मिजान अली कौन है, ठीक है, अब मिजान अली तो है ही नहीं, तो बोलेगा कौन, लेकिन मेरी क्लास के बच्चे बैठे हुए थे, तो वो बोले हाँ सर वो भी आया, नहीं होता है, बोले आया नहीं है, कल आएगा, उसकी तबीयत खराब है, ऐसे करके। तो उन्होंने बोला, फिर अगले दिन वेट किया, मैं अगले दिन भी नहीं पहुंचा। तो अगले, क्योंकि मेरे बारे में पूछ लिया था तो और डर गया मैंने पूछ लिया यार अब क्या होगा, ठीक है। और बेइज्जती से डर तब लगता था जब लड़कियां क्लास में बैठी होती, वैसे डर नहीं लगता, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां भी बैठी होती थी, है ना, तो और डर लगा करता था यार ये सबके सामने दलील कर देंगे। तो मैं दूसरे दिन भी नहीं गया। तीसरे दिन उन्होंने अनाउंस कर दिया, जब मैं तीसरे दिन भी नहीं पहुंचा, उसने ये अनाउंस कर दिया, बोले कि जो मिजान अली को लेके आएगा उसको अगले साल जो भी बच्चे को वो लेके आएगा पूरे साल फ्री पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। तो मेरे ऊपर एक इनाम घोषित हो गया, ठीक है। और मुझे पता था इससे अच्छा मौका नहीं है अंडरग्राउंड होने का, तो अंडरग्राउंड ही हो लो इस समय। तो मैंने बच्चों को अपनी क्लास पे समझाया, मेरे क्लास के बच्चे देखो कितने नालायक, मेरे दोस्त, उन्होंने आके मुझे कुछ नहीं बताया,
और मुझसे आगे कह रहे हैं चल सर बुला रहे हैं। तो मैंने कहा पता है मुझे, सर तो मुझे 2 दिन से बुला रहे हैं। तो बाद में बोले नहीं सर बुला रहे हैं और बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं इस समय, ये वो। उन्होंने 4-5 बातें बताई मुझे और क्वेश्चन करा रहे हैं प्रीवियस ईयर के, इसी बार क्वेश्चन आ जाएंगे, ये वो बहुत समझाया। मैं उनके गेट तक पहुंचा भी साइकिल से, इतना मैं उतना प्रभावित हो गया उनकी बातों से। मैंने कहा अब तो मैं ही टॉप मारूंगा मेरे में, और मैं पहुंच गया। पहुंचने के बाद में गेट पे ही मुझे मेरा एक दोस्त एक होता है ना जेन्युइन वाला, कि तू क्यों आ गया भाई, तेरे पीछे तो इनाम कुछ है। ये मेरे को जैसे ही बोला, मैंने साइकिल घुमाई और मैं सीधा घर। ठीक, उसके बाद में उन्होंने तीसरे दिन बैच डिसकंटिन्यू कर दिया। उन्होंने बैच इसलिए शुरू करा था कि विधान अली पकड़ में आ जाएगी उस तरीके से। बैच डिसकंटिन्यू कर दिया तो सारे बच्चे मिले मुझे, मैंने बच्चों को समझाया। मैंने कहा देखो सिर्फ मेरी वजह से तुम लोग का लॉस हो रहा है, तो थोड़ा इमोशनल तरीके से। तो मैंने कहा एक तरीका तो ये है, मुझे पकड़ के सामने पेश कर दो उनके, यार जो गलती होगी मैं सॉरी वाली बोल दूंगा, ये तरीका हो सकता है। लेकिन उस समय दोस्त एक आध होते हैं, नहीं भाई ऐसे कैसे, बिल्कुल नहीं, हम सब झेलेंगे, साथ में झेलेंगे, तो ऐसा वाला होगा। तो मैंने कहा फिर देखो दूसरा तरीका ये है कि उनसे जाके सीधा फिर मैं कहूँ, फिर से पापा से कहूँ कि बैच नहीं चल रहा है, फिर यही सब होगा, बवाल होगा, सारी चीजें होंगी। तो हुआ ये फाइनली कि सारे बच्चे इकट्ठे हुए मेरी बातों से इंस्पायर होके, और जाके सब के सब पहुंचे वहां पे विशाल जौहरी का, और उनसे बोले सर 15 दिन एग्जाम के बच्चे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है हमें पढ़ा दीजिए, मिजान अली को एग्जाम के बाद हम पक्का आपके सामने ले आएंगे। और मैंने उन्हें प्रॉमिस करके भेजा था मैं एग्जाम के बाद उनके सामने पक्का जाऊंगा, लेकिन अभी जो है तुम लोग अपना लॉस मत करो। और उसके बाद में 15 दिन बैच चला, तो मेरी बातों का प्रभाव तब से है, ठीक है। तो उस समय भी बच्चों ने मेरी बात मानी, बात मानने के बाद में, और तब का टाइम है आज का टाइम है, मैं कभी विशाल जौहरी के पास नहीं गया। 15 दिन तो बाहर में गया, मैंने कहा मैं क्यों जाऊँ, मेरे बहुत बुरे नंबर आए मैथ में, ठीक है, इन सब के चक्कर में, बवाल के चक्कर में बहुत गंदे नंबर आए थे मेरे। तो मैंने कहा मैं तो नहीं जा रहा, इसने पढ़ाई बर्बाद कर दी है, मार्कशीट भेज दूंगा, रोल नंबर का मार्कशीट, मैं तो वैसे पर तुम लोग को बता चुका हूँ मेरी कितनी परसेंटाइल क्लास। ठीक है, तो ऐसा होता है, अंडरग्राउंड लोग तब होते हैं बेसिकली जब टारगेटेड हो जाते हैं, ठीक है। तो लेनिन भी यही कर रहे थे। लेनिन को सामने आना इसलिए नहीं था क्योंकि जार पकड़ते ही उन्हें देश निकाला या कोई ऐसी सजा दे सकता था जिससे जार को डर था, और आगे ऐसी कोई भी क्रांति देश के सामने नहीं आ पाती जो क्रांति पूरी तरीके से हम लोग यहाँ देख रहे हैं रशिया में होते हुए, ठीक है। तो ये बेसिकली बैकग्राउंड था। 1905 में ये कहानी यहाँ तक आ गई, और उसके बाद में अगर कारणों की बात करें तो बेसिकली जो कारण मैंने आपको बताया, सोसाइटी का कारण, सामाजिक कारण था जिसकी बात हम लोग ने करी, रिलीजन के बेसिस पे बढ़ी थी। आर्थिक कारण भी आप लोग ने समझ लिया, वहां पे लोग किस तरीके के थे, राजतंत्र ने जिस तरीके से शोषण किया था लोगों का, वो एक तीसरा कारण है इसके अंदर जो देखने को मिलता है। किसानों की स्थिति बहुत दयनीय हो गई थी, क्योंकि हम लोग क्या देख रहे हैं, वहां पर फेमिन जैसी कंडीशन है। श्रमिक कौन है, मजदूर है, वही जो इंडस्ट्री में वर्कर्स यूनियन वाले, इंडस्ट्रीज ही नहीं है तो इनकी दशा तो आप लोग समझ सकते हो कि बहुत ही ज्यादा बेकार रही होगी, ठीक है। अब हुआ क्या, देखिए, अब यहाँ पे शुरू हुआ जब इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, फिर से इन्फ्लुएंस करना बौद्धिक लोगों के द्वारा, ठीक है। वो लोग आए जिन्होंने समाजवादी विचारधारा को लोगों तक रखा और बोला सोशलिज्म का जो प्रिंसिपल है वो बात करता है राजा या जनता, प्रजा या फिर जो भी सरकार हो उस सब में बराबरी की। तो जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बराबरी की बात करेगा, हम लोग एक ऐसे सिद्धांत को अब रशिया के अंदर अपनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो रशिया एक समाजवादी कंट्री था जो बाद में क्या हुआ, कम्युनिस्ट बन गया। उसके पीछे की भी कहानी यहीं से शुरू होती है। तो इन्होंने जो समाजवादी विचारधारा को अपनाया, इसको प्रमोट करने वाले अगेन फिर कौन लोग होंगे, कुछ वही फिलोसफर होंगे, ठीक है, कुछ वही बौद्धिक लोग होंगे जिन्होंने यहाँ पर इस विचारधारा को डेवलप किया होगा। अगेन वो कुछ नाम है, यहाँ पर 2 नाम बहुत इंपॉर्टेंट है इस दौरान जिनकी बात हम लोग करते हैं। टॉल्स्टॉय व्यक्ति जो है, ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने गांधी को भी इंस्पायर किया था। गांधी जी इनको मानते थे और इनकी किताबें पढ़ते थे, और किताबें पढ़ के ही इन्होंने भारत के अंदर बहुत सारे आंदोलन किए। बेसिकली जो असहयोग आंदोलन का कॉन्सेप्ट है ना, वो टॉल्स्टॉय से ही लिया गया था,
ठीक है। तो वो इस तरीके के आंदोलन के जनक हैं। गोर्की वो व्यक्ति हैं जिन्होंने एक पुस्तक के माध्यम से लोगों के अंदर नेशनलिज्म की विचारधारा डेवलप की थी, ठीक है। वो पुस्तक का नाम भी द पहर के नाम से है। इस पुस्तक को भी मेंशन करना है आप लोगों को, ठीक है। अभी कलम मत चलाओ, ठीक, बता दूंगा बाद में, लिख लेना ये सब, ठीक। ये प्रॉब्लम दूसरी आ गई। एक तो हम वही बात कर रहे थे कि 1904 के बाद में जब फेमिन आया तो 5 में सारे लोग पहुंचे, लेकिन 1904 में एक प्रॉब्लम और भी तो ही है, वो ये रूस और जापान का युद्ध, ठीक है। और अब आप लोग इमेजिन करिए कि मालदीव भारत पे अटैक कर दे और भारत को हरा दे। ऐसी सिचुएशन सोचते हुए भी हंसी आती है, ठीक है। ऐसा हो भी कैसे सकता है, ठीक, नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल सी चीज है उस समय। हाँ, बेसिकली वही बता रहा हूं मैं, मालदीव छोटा सा देश आके भारत को अगर आंखें दिखा और उसे हरा दे तो ये तो बहुत ही ज्यादा दुनिया के लिए हंसी का विषय बन जाएगा, है ना। और ऐसा हो गया यहाँ कि जापान ने रशिया को हरा दिया है, ठीक है। और जापान ने जब रशिया को हराया, ये कोई क्रिकेट मैच नहीं कि तुक्का लग गया होगा, ठीक है, कि चलो छोटी कंट्री ने बड़ी को हरा दिया। एक वॉर है, युद्ध है, जिसके अंदर जापान अभी इतना शक्तिशाली नहीं है कि वो रशिया जैसी कंट्री को हरा दे। 1904 में जब युद्ध हुआ, 5 के बाद में प्रॉब्लम ऐसी आ गई कि रशिया के लोग डिमांड करने लगे लगातार कि हम ऐसे राजा के अंडर में नहीं रहना चाहते जो एक छोटे से देश से हार गया। पूरी दुनिया इनकी हंसी उड़ा रही थी इस समय कि बताओ इतनी छोटी कंट्री से आप हार गए, ठीक है। लेकिन राजा जार को खुद पता था कि वो इतना ज्यादा सक्षम इस समय है नहीं, कि रशिया की आर्थिक स्थिति पहले ही कमजोर है, फेमिन अकाल पहले ही आ चुका है, हमारी जनता हमारा ही विद्रोह कर रही है, आर्मी हमारे पास कलेक्ट नहीं है। तो इंटरनल इतने सारे इश्यूज थे जिसका फायदा उठाया किसने, जापान ने, और अटैक करके रशिया को हरा दिया। ये वन ऑफ द सेकंड प्रॉब्लम है जिसकी बात हम लोग करेंगे यहाँ पे, कि ये यहाँ पे इसकी वजह से भी आंदोलन हुआ, ठीक है। तत्कालिक कारण के ऊपर आए तो हम लोग तत्कालिक कारण की बात अगर करें तो ये वही काल है जब 16 और 17 का जमाना चल रहा है, ठीक है। ये सब तो रियल कॉजेस हो गए जो लंबे समय से चल रहे थे सारे के सारे फ्रांस की क्रांति के पीछे। लेकिन फ्रांस की क्रांति हुई कब, 17 में। तो 17 से पहले का एक बैकग्राउंड होगा 16 या 17 में जो तत्कालिक कारण इसके पीछे बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे भी एक बहुत भीषण अकाल पड़ा, ठीक है। अकाल पड़ने के दौरान यहाँ पर भी वर्ल्ड वॉर है। दूसरी चीज अकाल के बाद के दूसरा अगर कारण पड़े तो वर्ल्ड वॉर है। वर्ल्ड वॉर में रशिया जो लड़ रहा है वो जर्मनी के अगेंस्ट में लड़ रहा है, बहुत पावरफुल है जर्मनी, ठीक है। और जर्मनी के अगेंस्ट में रशिया लड़ रहा है, तो लोगों का कहना जो जापान के सामने नहीं टिक पाया वो जर्मनी के सामने कैसे टिकेगा। तो ये सब तत्कालिक कारण बन गए। तो लोगों ने यही डिसाइड कर लिया कि हमें अपने राजा को तुरंत बदलना है, और राजा अगर बदल जाएगा तो हमें वॉर में कोई ना कोई फायदा जरूर होगा, ठीक है। चलो 1905 ये वही क्रांति है जिसकी अभी तक मैंने बात की आपके सामने, ब्लडी संडे वनडे, ठीक है। जो फादर गैबन थे यहाँ पे आए और उनकी भी हत्या कर दी गई, जिसकी वजह से 1905 में ये हुआ। अब जब 1905 में जब ये तमाम चीजें हुई, जैसे यहाँ देखो हजारों लोगों की संख्या में लिखा हुआ है लोग मारे गए, ठीक है। लेकिन एक डेटा 100 लोगों का भी लिखा हुआ है, वही मैं आपको बता रहा था। अब यहाँ क्या हुआ, जार को जब ये बात समझ में आई कि लोग अब गलत तरीके से जब हमने इनकी हत्या कर दी, 1905 में आते हैं वापस, हमने हत्या कर दी इनकी, ब्लडी संडे हो गया, तो ये लोग अगेन फिर हमारे ऊपर अटैक करके, और जनता विद्रोह नहीं रोकने वाली, तो इनको कुछ ना कुछ तसल्ली देने की जरूरत है। तो इन्होंने बोला ठीक है हम एक घोषणा करते हैं, और ये थी अक्टूबर घोषणा। इस समय में एक घोषणा की गई कि हम एक संसद बनाएंगे, ठीक है। और वहां की संसद को बोला जाता था ड्यूमा, ठीक है, ड्यूमा बोला जाता था। वहां एक संसद बनी जिस संसद का नाम दिया गया ड्यूमा। इन्होंने उस संसद को बनाया, और संसद में बनाने के बाद में बोला कि आप हमारे साथ में संसद में बैठकर बात करिए, आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है। और लोगों को इनवाइट किया, जो माइनॉरिटीज के लोग थे वो भी आगे संसद का पार्ट बने। अच्छा जा रहा है सब कुछ, लोगों को शांत करने के लिए काफी था ये। 75 दिन तक ये संसद चली, उसके बाद में इसको खत्म कर दिया, ठीक है। ये ड्यूमा का फर्स्ट फेज था। जब इसको खत्म किया गया, लोगों ने विद्रोह किया अगेन फिर कि आपने जिस बात के लिए संसद को शुरू किया था वो तो बातें ही नहीं पहुंची आप तक, और आपने 75 दिन के अंदर संसद को खत्म कर दिया। इन्होंने क्या करा, तुरंत फिर एक ड्यूमा सेकंड बनाया 2.0, ठीक है। ड्यूमा सेकंड बना, और ड्यूमा सेकंड बनने के बाद फिर से लोगों को बुलाया गया, और लोगों को बुला के फिर से बात हुई, चर्चाएं हुई, मुद्दे पे जब तक आते विदिन 30 डेज अगेन फिर इसको समाप्त कर दिया, ठीक है। फिर समाप्त कर दिया गया, ड्यूमा 2.0 भी समाप्त, ठीक।
फिर लोगों ने विद्रोह किया, फिर प्रॉब्लम पड़ी, इन्होंने कर दिया ड्यूमा 3.0, ठीक, बोले चलो ड्यूमा का हम फिर से ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, ठीक। अब ड्यूमा 3.0 जो बना, वो ड्यूमा 3.0 अब कौन लोग इसके अंदर आएंगे, ये जार ने किया ये कार्य कि पूरा पूरा ड्यूमा ही बदल दिया। उन्होंने बोला ड्यूमा के अंदर सिर्फ वही व्यक्ति आएगा जिसको राजा चुन के भेजेगा, कोई भी कॉमन पीपल इसके पार्ट नहीं बनेंगे। ड्यूमा 1905 के बाद से 1918 तक लगभग, या 17 तक मान लो, क्रांति यही हुई है, 18 में ऑफिशियली एंड हुआ था, 17 तक पूरी तरीके से ड्यूमा चलता रहा। और इसके रिप्रेजेंटेटिव कौन बनते रहे, ये सरकार के ही या राजा के लोग इसके रिप्रेजेंटेटिव बनते रहे। तो जो रिप्रेजेंटेटिव सरकार का बनेगा, राजा का बनेगा, वो तो उसी की बात करेगा ना, जनता की तो बात नहीं सुनी जा रही है यहाँ पे। तो ये पूरा का पूरा जो समय चला, इसमें जनता की कोई भी बात को नहीं सुना गया। तो ये जो 1905 से लेकर 1914 का जो दौर है, इस समय में 3 ड्यूमास का फॉर्मेशन हुआ बेसिकली, और 3 ड्यूमास जो थी यहाँ पर फॉर्म हुई, विकसित हुई, फिर फॉर्म हुई, और बाद में फाइनली ये सब जार के हाथों में चला है, ठीक। 5 से 14 के बाद में क्या हुआ, 1914 में हो गया वर्ल्ड वॉर 1, ठीक है। अब वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर देखिए प्रॉब्लम क्या आई कि रशिया खड़ा हुआ है किसके अगेंस्ट में, जर्मनी के अगेंस्ट में, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बता देता हूँ, 2 पावर्स थी जब वर्ल्ड वॉर हुआ, एक सेंट्रल थी, केंद्रीय शक्तियां जिसको बोला जाता था, और एक थी एलीट पावर जिसको संगठित शक्तियां बोला जाता था, ठीक है। ये 2 पावर्स वर्ल्ड वॉर में आमने सामने थी। इन पावर्स में अगर मैं आपको नाम बताऊं तो एक तो जर्मनी है, एक ऑस्ट्रिया है, और एक तुर्की। ये है सेंट्रल पावर। जो सेंट्रल पावर्स जो हम लोग बात करें कि संघ के फॉर्म में कार्य किया करती थी, ठीक है, केंद्रीय शक्तियां। एलीट या संगठित पावर्स के अंदर जो पावर्स आती थी उसमें रशिया थी, ब्रिटेन था, हाँ अमेरिका कह लो, फ्रांस आ जाएगा, ठीक है, और ऐसी 2-3 कंट्रीज और भी, ठीक है। तो ये, हाँ, तो ये बेसिकली सेंट्रल और एलीट पावर्स की लड़ाई थी। ये दोनों आमने सामने आ गए, और कैसे एक करके एक दूसरे के अगेंस्ट में खड़े होते गए, ये तो हम लोग डिटेल में वर्ल्ड वॉर 1 में पढ़ ही लेंगे, ठीक है। अरे मान जाओ, हेलो, हाँ हेलो बेटा, आपकी आवाज कट रही है, आप लगा लाइब्रेरी में। हाँ ऑफिस में कोई बैठा होगा, आप बात कर लो उससे, ऑफिस में नहीं है कोई। आप पहले ऑफिस से बाहर आए, आपकी आवाज कट रही है। हाँ हेलो, जी बताइए। हाँ जी जी जी, तो आप अभी बैठ जाओ, लाइब्रेरी में बैठ जाओ, वहाँ पे 1 घंटा आप आराम से बैठो, मैं उसके बाद आपको कॉल करता हूँ, ठीक है। उसके बाद में जो भी फॉर्मेलिटीज है मैं आपको बता दूँगा। हाँ जी, तो मैं बता रहा था सेंट्रल पावर्स और एलीट पावर्स, ये 2 पावर्स हैं जो एक दूसरे के अगेंस्ट में यहाँ पर थी। अब यहाँ पे देखिए, एक तरफ रशिया दिख रहा है और एक तरफ जर्मनी दिख रहा है, ये एक दूसरे के अपोज में आके वर्ल्ड वॉर में खड़े थे। देखिए प्रॉब्लम यहाँ पर क्या हुई, जनता क्यों भड़क गई यहाँ पे। 1914 तक तो बवाल रशिया जो कर रहा था वो कर ही रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जार की कोई जरीना भी होंगी, ठीक है, अब जरीना ही बोला जाता था, ठीक है। जार की जरीना मतलब महाराजा की महारानी भी, जिनका नाम एलेक्जेंड्रा है, ठीक है, जरीना एलेक्जेंड्रा। जरीना एलेक्जेंड्रा जो निवासी थी वो थी जर्मनी की, ठीक है, ये जर्मनी की निवासी थी। अब फ्रांस के अंदर क्या हुआ था, लोगों ने तो फ्रांस का इतिहास पढ़ा है, बोले फ्रांस में जब लड़ाई हुई थी तो ऑस्ट्रिया तो भागा भागा हमारा साथ देने चला आया था, है ना। वहां की महारानी तो ऑस्ट्रेलिया की थी, फिर भी साथ देने चली आई। यहाँ क्या हुआ, महारानी जर्मनी की और जर्मनी ही हमारे अगेंस्ट में खड़ा हो गया वॉर के अंदर, ठीक है। तो पहले तो राजवंश के लोगों से जनता का पूरा विश्वास हट जाएगा, क्योंकि लोगों को क्या लगा, ये कहीं लुईस 16 की तरह तो नहीं कर रहा है कि जर्मनी से रशिया पे अटैक करवा के और उसको कंट्रोल में दिलवा दे। तो लोगों का भरोसा हट गया यहाँ से। तो जो जरीना एलेक्जेंड्रा थी, ये जर्मनी से जो बिलोंग करती थी,
तो जर्मनी की वजह से लोगों में गुस्सा फूट गया जर्मनी के अगेंस्ट में, और बोला गया रशिया नेसेसरी स्टेप तुरंत के तुरंत ले और जर्मनी को तुरंत के तुरंत कोई ना कोई यहाँ पर अटैक करके या खत्म करके या पूरा केस ही खत्म करे जर्मनी का। लोग डिमांड करना शुरू कर दिए और बोले तुमसे नहीं हो रहा तो फिर हम अपनी सरकार बनाते हैं। और ये लोग बहुत समय से प्रांतीय सरकार का लगातार वो भी डिमांड भी कर रहे थे। ठीक हुआ क्या, ये सब बातें चली रही थी कि जर्मनी ने सेंट पीटर्सबर्ग का नाम ही बदल दिया। ठीक है, अब कोई दूसरी कंट्री आपके देश के अंदर आकर आपका नाम बदल दे देश के किसी एक इंपॉर्टेंट हिस्से का जो सेंट पीटर्सबर्ग है, ठीक है, और जब उसका नाम बदल दे तो लोगों की गुस्सा सोचिए कहां तक जा सकती है। और राजा इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है कि ठीक है जर्मनी ने हमारा नाम बदल दिया हमारे यहाँ का, हम इस बात को एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ तो हमारे यहाँ के ही शासक अगर हमारा नाम बदल दे किसी स्टेट का तब हम बवाल कर देते हैं। ठीक है, और वहां किसी दूसरे देश का आकर राजा के अंडर में इन्फ्लुएंस में आकर नाम बदल के जा रहा है। दूसरा गुस्सा लोगों में यह था कि सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदल के पेट्रोग्रेड रख दिया जर्मनी ने, क्योंकि ये जर्मन के अंदर पेट्रोग्रेड बोला जाता था पीटर्सबर्ग को, और ये जर्मन नाम हो गया यहाँ पे, तो जर्मनी ने अपने आधार पर रख दिया। तो लोगों को ये समझ आया कि जर्मनी पूरी तरीके से प्रभावी हो रहा है रशिया के ऊपर, तो राजा को गद्दी छोड़नी ही पड़ेगी। दो कारण। तीसरा कारण, जरीना अलेक्जेंड्रा जो थी वो थोड़ा सा ब्लैक मैजिक पे ज्यादा भरोसा करती थी। ठीक है, काला जादू, शाप वशीकरण, ठीक है, वो वाला जो उसके ऊपर ज्यादा भरोसा किया करते थे। ये भरोसा करने के पीछे एक कारण था, कारण थे मॉन्क रासपुतिन। ठीक है, रासपुतिन एक व्यक्ति है, ये पुतिन वही वाला है जो आज आप देख रहे हो, ठीक है, लेकिन वो जादूगर नहीं है, वो राजा है। ये रासपुतिन एक्चुअल में जादूगर थे, मॉन्क थे, बेसिकली भिक्षु कहते हैं जिनको हम लोग, लेकिन ये जादू करना जानते थे। इनको ब्लैक मैजिक आता था, जो भी आता था। तो अलेक्जेंड्रा के पुत्र थे, काफी बीमार थे और इतना बीमार थे कि शायद जान बच ही नहीं पाती उनकी, ऐसी हालत हो चुकी थी। तो ये पहुंची किसके पास में, रासपुतिन के पास में, और रासपुतिन ने क्या करा, उनके बेटे को बचा लिया। ठीक है, इनको यकीन हो गया काला जादू कुछ होता है, ब्लैक मैजिक कुछ होता है, और ब्लैक मैजिक के फॉर्म में ये भरोसा करने लगी रासपुतिन के ऊपर बहुत ज्यादा। लेकिन लोगों ने अफवाह क्या उड़ा दी, लोगों ने अफवाह ये उड़ा दी कि काला जादू लड़के पे नहीं करा, मैडम पे कर दिया। ठीक है, अब जब ये अफवाह उड़ी पूरी तरीके से, तो उनका एक एंगल दिखाना शुरू कर दिया लोगों ने कि रासपुतिन का कुछ ना कुछ चक्कर चल रहा है अलेक्जेंड्रा के साथ। ठीक है, जब ये वाला एंगल क्रिएट हुआ तो लोग और भड़क गए, बोले हमारी महारानी कैसी जादूगरों के चक्कर में पड़ी हुई है, राजा का पता नहीं राजा कहाँ है, क्या कर रहा है। तो ये बातों से लोग और भड़क गए, और ये वन ऑफ द रीजन है रशियन रिवॉल्यूशन के पीछे। इसको मजाक में मान लेना, बता दिया मैंने मजाक में, लेकिन कारण है ये। ठीक है, रासपुतिन वन ऑफ द रीजन है जिसकी वजह से अलेक्जेंड्रा का जो नाम खराब हुआ, उससे लोगों ने वहां पे आंदोलन किया। तो ये तीन बड़े बड़े रीजन है जिसकी वजह से यहाँ क्रांति होना तय थी। 14 तक ये सारी बातें चलती रही। अब वापस आते हैं थोड़ा सा यहाँ पर 1903 के अंदर। 14 में आप लोग इस बात को पढ़ के यहाँ पर थोड़ा सा बाद में अभी यहाँ पे वापस आएंगे। समस्या नहीं, जादूगर बेसिकली जादूगर मॉन्क मैंने इसीलिए लिखा हुआ है, ये एक भिक्षु थे, और भिक्षु वो व्यक्ति थे कि इनको ब्लैक मैजिक भी आता था साथ ही साथ में, तो इन्होंने ब्लैक मैजिक का उपयोग कर उनके बेटे को बचाया था। इस वजह से लोगों ने यह अफवाह उड़ा दी कि जादूगर के साथ में इनका कुछ ऐसा है। बेसिकली ये भिक्षु ही थे। 1914 तक की ये सारी समस्याएं लोगों के बीच में आ चुकी हैं। अब 14 के बाद में क्या हुआ, एक पार्टी आके पूरा का पूरा संगठन अपने हाथों में ले लेगी, और वो पार्टी जिसकी मैंने पहले भी बात की थी, कौन सी थी, RSDWP, जिसका फॉर्मेशन उस समय में हुआ था। RSDWP 1903 में आकर लेनिन ने ज्वाइन कर ली सीधा। ठीक है, और लेनिन यहाँ पे ज्वाइन करते हैं पार्टी को, लेकिन अभी भी अंडरग्राउंड में सामने नहीं आते। इन्होंने इस पार्टी का नाम चेंज करके RSDLP कर दिया। ठीक है, सिर्फ एक चेंज किया, एल वाला वर्ड जो है W से चेंज कर दिया, वहां वर्कर्स की जगह लेबर कर दिया गया। ठीक है, वर्कर्स की जगह लेबर कर दिया गया। इसको चेंज करने का मतलब था, लेनिन जिस आइडियोलॉजी से बिलोंग करते थे वो थी मार्क्स की आइडियोलॉजी, और मार्क्स श्रमिकों के ऊपर ज्यादा यकीन रखते थे, उनको ज्यादा से ज्यादा उत्थान की बात किया करते थे। तो इन्होंने अपनी पार्टी में क्या वो विचारधारा जोड़ दी कि लेबर्स के लिए काम करेगी ये पार्टी। ठीक है, तो जब RSDLP बनी तो RSDLP के दो बंटवारे हो गए यहाँ पर। ठीक है, जैसे कांग्रेस में भी नरम दल गरम दल बटा था, उसी तरीके से RSDLP के भी दो बंटवारे हो गए। एक को लीड कर रहे हैं यहाँ पर लेनिन,
जिसको मेजोरिटी के लोगों के फॉर्म में जाना जाता है, सबसे ज्यादा लोगों ने इसी को ज्वाइन किया था। ठीक है, ये कौन सी पार्टी है जो लेनिन के द्वारा आरएस है, आरएसडीएलपी है, इसको जो लेनिन यहाँ पर लीड कर रहे हैं, इस पार्टी को ही बोला गया बोल्शेविक्स। क्या बोला गया? बोल्शेविक। ये वही पार्टी है जो लेनिन लीड कर रहे हैं, और आरएसडीएलपी को बोल्शेविक बोला गया जो लेनिन के अंडर में पार्टी बनी। ठीक है, और मेजोरिटी में सबसे ज्यादा लोग बोल्शेविक के अंदर ही आते थे। ठीक है, दूसरा आरएसडीएलपी, इसको जूलियस मार्टो लीड कर रहे थे। ठीक है, और ये माइनॉरिटीज में थी, कम लोग थे। ठीक है, ये पार्टी कौन सी बन गई? मेंशेविक्स। ठीक है, बोल्शेविक और मेंशेविक दो संगठन बने इस समय में, और रशिया के अंदर बहुत पॉपुलर संगठन थे। ठीक है, एक को बोला गया बोल्शेविक, एक को बोला गया मेंशेविक। मेंशेविक और बोल्शेविक में एक और बड़ा परिवर्तन बता देता हूं मैं। ये बोल्शेविक वाले जो थे, ये एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सोशलिज्म को फॉलो करते थे। एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सोशलिज्म बेसिकली कम्युनिज्म को ही बोला जाता है। जब साम्यवाद की विचारधारा डेवलप होना शुरू हो जाए तो वो कहलाता है एक्सट्रीम सोशलिज्म, क्योंकि समाजवाद से ही साम्यवाद डेवलप होता है। हमेशा एक साइकिल है ये कि सोशलिज्म कहां से आएगा और बेसिकली कहां तक जाएगा, इसकी एक साइकिल है ये प्रॉपर तरीके से। तो सोशलिज्म से क्या डेवलप होता है? साम्यवाद डेवलप होता है, और साम्यवाद धीरे धीरे पूंजीवादी वर्ग को यहाँ पर स्थापित कर देता है। और पूंजीवादी वर्ग क्या करते हैं? एक तरीके से बाद में चल के डिक्टेटरशिप को ले आते हैं। डिक्टेटरशिप मोनार्की में बदल जाती है, और मोनार्की को हटाने के लिए लोग जब विद्रोह करते हैं तो वो डेमोक्रेसी बन जाती है। तो ये एक साइकिल है, इसको आप पढ़ोगे, जब आप गवर्नेंस वगैरह वाले टॉपिक पढ़ोगे तो वहां समझ आएगा। फिलहाल ये वाले लोग जो है वो साम्यवाद के समर्थक हैं। ठीक है, और ये वाले जो लोग हैं वो समाजवाद के समर्थक हैं। बस इतना डिफरेंस इसके अंदर। अब समाजवाद और साम्यवाद समझाने की जरूरत है या समझते हैं आप लोग? समझते हैं, समझाने की जरूरत है? मैं बता देता हूं थोड़ा सा समाजवाद और साम्यवाद में डिफरेंस बता देता हूं। समाजवाद बेसिकली इस बात को मान लीजिए आप एक एग्जाम्पल के थ्रू कि अगर कोई व्यक्ति जोड़कर कार्य करने, हाँ बेसिकली अगर कोई व्यक्ति किसी एक प्रोडक्ट को उत्पादित करना चाहता है, ठीक है, उस उत्पादन के अंदर सरकार आए और उस उत्पादन के लिए उसको पैसा पे कर दे कि आपने इसका उत्पादन किया, हमने इसको 100 रुपए में खरीद लिया, और 100 रुपए में खरीदने के बाद में उस उत्पादित वस्तु को समाज में बांट दे। ये क्या हो गया? समाजवाद हो गया। ठीक है, पैसा मिला उसके बदले में, और पैसे को मिलने के बाद में वो व्यक्ति तो चला गया अपनी जगह, लेकिन जो प्रोडक्ट मिला वो सरकार ने खुद के यूज के लिए नहीं रखा, उसको क्या करा? समाज में बांट दिया इक्वल तौर पर। ठीक है, कि भाई 40 तुम ले लो, 50 तुम ले लो, 10 तुम ले लो, इस तरीके से बांट दिया गया। साम्यवाद क्या होता है? साम्यवाद के अंदर अगर कोई व्यक्ति किसी भी चीज का उत्पादन कर रहा है तो सरकार डिसाइड करती है वो कितना पैसा देगी उसके बदले, पहली चीज तो ये, और सरकार उसके लिए उसको मूल्य दे ना दे ये सरकार पे डिपेंड करता है। सरकार चाहेगी तो मूल्य देगी, सरकार चाहेगी तो मूल्य नहीं देगी, सरकार जितना मूल्य चाहेगी उतना मूल्य देगी, और अगर खरीद भी लेगी प्रोडक्ट तो समाज में बांटे इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है वो चुनिंदा 2-4 लोगों में ही बांट दे, माना वो लेबर्स में ही बांट देगी उसको खरीद के, क्योंकि उसके फेवरेट कौन है? लेबर, श्रमिक लोग हैं, और वो क्या करेगी? श्रमिकों में बांट देगी। लेकिन समाजवाद बात कर रहा है सभी वर्गों की इक्वल फॉर्म में बंटवारे की, साम्यवाद बात कर रहा है कुछ वर्गों को इक्वली दे देना। ठीक है, ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। अब ये जब क्लास खड़े हुए दोनों, तो इन क्लास के अंदर आगे चल के 2 क्लास और बटे। ठीक है, एक को बोला जाता है प्रोलोटेरिएट क्लास। ठीक है, ये प्रोलोटेरिएट को प्रोलोटेरिएट ही लिखा जाता है हिंदी में भी, अनफॉर्चुनेटली आप लोग के लिए बुरी खबर है ये। ठीक है, तो प्रोलोटेरिएट क्लास जो बना बेसिकली, और दूसरा वाला है इसको बोला जाता है बुर्जुआ। बेसिकली ये जो स्पेलिंग लिखी हुई है इसको हिंदी में बता दे रहा हूं मैं, बुर्जुआ बोला जाता है। ये प्रोलोटेरिएट और बुर्जुआ ये 2 क्लासों का यहाँ पर बंटवारा हो गया। प्रोलोटेरिएट क्लास वो था जो हाई क्लास कहलाता था। ठीक है, हाई क्लास, और ये बुर्जुआ क्लास जो था ये थे सारे के सारे पीजेंट्स वर्ग। ठीक है, किसानों का वर्ग जो था वो सब बुर्जुआ क्लास था। अब इस पार्टी के अंदर भी दोनों तरीके के लोग पाए जाएंगे।
इस पार्टी के अंदर भी दोनों तरीके के लोग पाए जाएंगे। तो दो विचारधाराएं डेवलप हो गई अलग अलग लोगों की, जिसमें यहाँ पर दो क्लास का बंटवारा हो गया। जैसे हम लोग बात करते हैं कांग्रेस के अंदर भी तो यही हुआ था। हम लोग देख रहे हैं ना कि कांग्रेस का अगर गरम दल नरम दल में बंटवारा भी हुआ तो गरम दल के अंदर भी तो दो ग्रुप बटे हैं, ठीक है। एक नेशनलिस्ट राष्ट्रवादी जो जिनको हम लोग कहते हैं राष्ट्रवादियों का ग्रुप, और एक स्वराजवादी बट गए थे जिनको स्वराजवादी बोलते हैं, स्वराज का समर्थन करने वाले। तो ऐसे दो ग्रुप यहाँ पे भी बट गए थे एक तरीके से, लेकिन इनका जो डिफरेंस है वो क्या है, हाई क्लास और लो क्लास के बेसिस पे। यहां तक क्लियर है? ठीक, दो पार्टी ध्यान रखिएगा इनका फॉर्मेशन। अब देखिए आते हैं वापस से फैब 1917 के अंदर ये दो पार्टी का जो फॉर्मेशन हुआ। इन पार्टी में से जो बोल्शेविक वाली थी, किसकी, लेनिन वाले जो पार्टी थी जो मेजोरिटी में थी, उसने यहां पर मजबूर कर दिया निकोलस को कि आपको रिजाइन देना पड़ेगा क्योंकि विश्व युद्ध आपकी वजह से ही हम हार जाएंगे। और इतना इन्हें मजबूर कर दिया गया कि निकोलस ने यहां से खुद रिजाइन दे दिया और इनको यहां से हटा दिया गया। अब निकोलस जब यहां से हटे तो यहां पर एक सरकार बनेगी। वो सरकार कौन सी बनी, प्रोविजनल गवर्नमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, जो प्रांतीय सरकार है। एक यहाँ पे तुरंत निकोलस के हटते ही प्रांतीय सरकार का एक फॉर्मेशन हुआ और प्रांतीय सरकार को लीड जो कर रहे थे वो थे जॉर्ज लिवोव, ठीक है। जॉर्ज लिवोव नेता है, लेनिन नेता नहीं है, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल लेनिन नेता नहीं है। प्रांतीय सरकार के नेता कौन है, जॉर्ज लिवोव। जॉर्ज लिवोव यहाँ के नेता बने। जॉर्ज लिवोव के बाद में यहाँ पे केरेंस्की आए और केरेंस्की यहाँ के नेता बने, ठीक है, इस पार्टी के। अब ये पार्टी रूल तो कर रही है रशिया के ऊपर, लेकिन रूल करते हुए भी अभी वॉर चल रहा है वॉर चल रहा है अभी भी। वॉर तो खत्म नहीं हुआ था ना अभी, विश्व युद्ध। अब लेकिन डिमांड की क्या की जा रही थी कि हमें विश्व युद्ध से बाहर करो तुरंत का तुरंत। हाँ, 1917 में रूसी सेना तो वापस पीछे हट गई, अभी नहीं हटी है, वही मैं बता रहा हूँ, अभी नहीं हटी है। 1917 में ही हटी है लेकिन अभी नहीं हटी, ठीक है। अभी ये जो फैब में रिवॉल्यूशन चल रहा है इसमें प्रांतीय सरकार आई। प्रांतीय सरकार के जो जॉर्ज लिवोव या केरेंस्की थे, इन्होंने आगे सरकारें बनाई जरूर, लेकिन ये लोग वॉर से अभी भी रशिया को वापस नहीं लाए। लोग अभी भी परेशान हैं, अभी भी अर्थव्यवस्था पूरी चरमराई हुई है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, लेनिन को खुद सामने आना पड़ा, ठीक है। अब हुई अप्रैल थीसिस जिसको हम लोग बोलते हैं। थीसिस का मतलब होता है मैनिफेस्टो। जब इलेक्शन होने वाले होते हैं तो इलेक्शन से पहले आपको बहुत सारी योजनाएं गिनाई जाती कि हम बिजली माफ कर देंगे, ठीक है, हम पेट्रोल फ्री देंगे, हम गैस फ्री देंगे, ठीक है। ये सब सपने की तरह है, ठीक है, सपना ही देख सकते हैं हम लोग। तो मैनिफेस्टो हर पार्टी के द्वारा दिए जाते हैं और बहुत लुभावने आइडियाज होते हैं जिससे हम भाग भाग के जाके वोट दे के आते हैं। बाद में हमको समझ के आता है, ठीक है, ठीक है, बाबा जी का टोलू। तो अप्रैल थीसिस वही था, मैनिफेस्टो बेसिकली। अब मैनिफेस्टो के अंदर लेनिन ने भी आके क्या बोला, यहाँ पे प्रोविजनल गवर्नमेंट को हटाने के लिए क्रांति करना तो सही नहीं है, क्या कराओ, इलेक्शन कराओ, ठीक है। बोले हम इलेक्शन कराते हैं और हम ये मैनिफेस्टो अपने रख रहे हैं। और इन्होंने 3 मैनिफेस्टो रखे यहाँ पे रशिया के पूरी तरीके से आगे बढ़ने, ठीक है, कि रशिया आगे कैसे बढ़ेगा उस चीज के लिए 3 मैनिफेस्टो रखे। अलेक्जेंडर केरेंस्की के अगेंस्ट में ये इलेक्शन लड़ा गया और इस इलेक्शन के अंदर जो थीसिस रखे गए थे उसमें पहला ही पॉइंट था स्टॉप वॉर्स। जो भी वॉर्स के अंदर रशिया है वो सारे वॉर्स से उसको निकाल लिया जाए। पहला तो क्या है, वर्ल्ड वॉर में से रशिया को बाहर हम कर लेंगे तुरंत और हम बैकअप ले लेंगे, यहाँ की जनता को हम और परेशान नहीं करेंगे। इसके अलावा रशिया चाहे जापान, फ्रांस या जिनसे भी अलग अलग लड़ती है, ऐसे तमाम वॉर्स मेरी गवर्नमेंट में नहीं होंगे, ये लेनिन ने भरोसा दिलाया। पहला, जनता जिससे सबसे ज्यादा परेशान थी ऐसा उसको मिल गया कुछ ना कुछ, ठीक है। दूसरा बोला नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करेंगे, ठीक है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का मतलब पढ़ा है आपने इकोनॉमी के अंदर, पढ़ा होगा, ठीक है। बैंकों का एकीकरण जब होता है, एकीकरण बेसिकली आप नेशनल राष्ट्रीयकरण को ही बोलोगे। और राष्ट्रीयकरण वो प्रिंसिपल होता है जब बैंकों के जो अधिकार होते हैं वो किसके हाथ में चले जाए, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स के अंदर जो प्राइवेट बैंक्स भी होते हैं वो सरकारी बैंकों के साथ में मिलकर कार्य करने लगते हैं और सरकार के हाथों में कंट्रोल चला जाता है। तो सरकार को पता होता है बैंकों को उपयोग कैसे करना है जनता की भलाई के लिए। ये बेसिकली नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स है। भारत के अंदर भी हुआ, कई सारे फेजेस के अंदर हुआ है, पता है आपको।
नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स इन्होंने बोला हम कर देंगे। जब सरकार के हाथों में बैंक रहेंगे तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिलेंगे। इससे सीधा सीधा 85% के जो पीजेंट्स हैं उनको टारगेट किया गया कि हम क्या करेंगे, किसान मुद्रा योजना लाएंगे, ठीक है। और किसान मुद्रा योजना लाके सब अपने अपने अकाउंट में, खातों में पैसे जमा कराओ, हम उसको फायदा देंगे, क्योंकि अब किसके हाथ में है, सरकार के हाथों में, और सरकार के हाथों से आपको कभी धोखा नहीं मिलेगा, ठीक है। बोला कुछ भी जाए लेकिन धोखा नहीं मिलेगा। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। लैंड, जो भी लैंड है जिसका अभी तक कंट्रोल किसके पास में था, वो प्रोविजनल गवर्नमेंट ने जनता के हाथों में अभी भी नहीं दिया था। जो पहले से किंग के हाथों में था, राजाओं के हाथों में था, इसका डिस्ट्रीब्यूशन किसके हाथों में कर दिया जाएगा, लोगों के हाथों में, इंडिविजुअल्स के हाथों में। तमाम लोगों को उनकी लैंड वापस कर दी जाएगी और सबका रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा, सबको बराबर बराबर लैंड मिलेगी। अब ये इतने अच्छे आइडियाज हैं, इसको जनता कैसे ही ठुकरा सकती है, ठीक है। तो इलेक्शंस हुए, इलेक्शन में लोगों ने चुना बोल्शेविक को, मेजोरिटी वही थी, मेजोरिटी की पार्टी बनती है हमेशा, ये तो हम जानते हैं। और मेजोरिटी की पार्टी बोल्शेविक ने इलेक्शन जीते, और बोल्शेविक के इलेक्शन के बाद में यहाँ पर सरकार किसकी बन गई, लेनिन की सरकार बन गई, ठीक है। तो लेनिन की सरकार, ये बेसिकली अक्टूबर की जो 1917 की रूसी क्रांति है, ये 1917 की रूसी क्रांति वही है जब निकोलस जार को हटाया जा रहा है गद्दी पे से, ठीक है। निकोलस जार को गद्दी पे से जब हटाया जा रहा है तो ये अक्टूबर की क्रांति कहलाएगी पूरी तरीके से। और प्रोविजनल गवर्नमेंट को हटाने के बाद में जब प्रोविजनल गवर्नमेंट को भी हटाया गया तो ये भी एक अक्टूबर क्रांति का पार्ट बन जाएगा, ठीक है। तो अक्टूबर क्रांति बेसिकली इसी को बोलते हैं। बोल्शेविक का गठन होना ही अक्टूबर की क्रांति कहलाती है, ठीक है। हाँ, इतना समय था कि वर्ल्ड वॉर भी छिड़ा हुआ है, वहाँ पे भी सेनाएं लड़ रही हैं, वहाँ की अर्थव्यवस्था इतनी डाउन हो चुकी है, फिर भी देश में चुनाव हो रहे हैं। देखो समय क्या होता है, लोगों से कुछ ना कुछ करवा ही देता है। रशिया के पास ऑप्शन ही नहीं था। रशिया को ये पता था कि अगर इस समय में हम एक संगठन को नहीं बदलेंगे, पार्टी चेंज नहीं करेंगे, जिसको लेनिन बहुत अच्छे से समझ रहे थे, तब तक रशिया वापस अपने पैरों पे नहीं खड़ा हो पाएगा। उसकी अर्थव्यवस्था तो पहले ही बर्बाद हो चुकी है, पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है, ठीक है। अभी प्रोविजनल गवर्नमेंट दे रही थी, जब प्रोविजनल गवर्नमेंट बन गई थी, उससे पहले निकोलस जार दे रहे थे, जब तक निकोलस जार थे। लेकिन ये सारी कमांड अब लेनिन के हाथों में आ जाएगी, जब लेनिन की बोल्शेविक पार्टी चली आएगी। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है अलग अलग तरीके से। तो आप ये कह रहे हो कि अर्थव्यवस्था अगर वहां की कमजोर है तो इलेक्शन कैसे कराए जा सकते हैं। पहले के इलेक्शंस में खर्चा इतना नहीं होता था जो आज आप देख रहे हो। करोड़ों करोड़ों रुपए किसी सांसद के घर में निकल आ रहे, ठीक है, देखने को मिल रहा है जो हम लोग, है ना, कि हम लोग गड्डियां भी नहीं गिन पाए बैंक वाले कि कितनी गड्डियां, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करप्शन आज के इलेक्शंस में देखने को मिल रहे। ये सब करप्शन पहले नहीं होते थे ना, या इतना पैसों की जरूरत इलेक्शन में तो कभी पड़ती नहीं, ठीक है। अब बोल्शेविक के लोग समाज में परिवर्तन चाहते हैं और वो सच में समाज में परिवर्तन चाहते थे, तो वो कभी भी एक पौवे पे बिकेंगे नहीं ना, नहीं बिकेंगे ना। तो उन्हें पता है परिवर्तन अगर समाज में चाहिए तो पौवा साइड से करो और वोट डालो जाके, तो पैसा खर्च नहीं होगा ऐसे इलेक्शन में, ये ध्यान रखो। देखिए इसका परिणाम देख लीजिए। परिणाम बेसिकली क्या हुआ इन क्रांति का, और क्या रिजल्ट आया इसके बाद में। रिजल्ट आप लोग समझिएगा कि बोल्शेविक का यहाँ पर दबदबा हो गया पूरी तरीके से, और बोल्शेविक पार्टी बनने के बाद में लेनिन के हाथों में पूरी तरीके से सत्ता आ जाती है, ठीक है। परिणाम अगर रिजल्ट की बात करें तो कुछ पॉलिटिकल रिजल्ट्स है जिनको राजनीतिक परिणाम कहते हैं, ठीक है। पहला तो राजनीतिक परिणाम ये हुआ, राजतंत्र समाप्त हो गया, ठीक है। और राजतंत्र समाप्त होते ही सर्वहारा का शासन स्थापित, मतलब सभी लोगों का शासन यहाँ पर स्थापित हो गया। अब लोगों के हाथों में शासन आ गया एक तरीके से, ये बात यहाँ पर कही जा रही है। रूस द्वारा पूंजीवाद व उपनिवेशवाद के स्वाभाविक विरोध के कारण उसे औपनिवेशिक शोषण से मुक्ति का अग्रदूत समझा गया, ठीक है। बेसिकली जो आप बात करते हैं रशिया की और रशियन रिवॉल्यूशन के अंदर, यहाँ पर पूंजीवाद और उपनिवेशवाद का विरोध पूरे रशियन रिवॉल्यूशन में कैसे दिखता है, अगर इसकी बात हम लोग करें तो रशिया बार बार अगेंस्ट में खड़ा हो रहा है जाके ब्रिटेन की, ठीक है। लड़ाई किससे लड़ रहा है, ब्रिटेन से। वर्ल्ड वॉर में भी किसके अगेंस्ट में खड़ा है, ब्रिटेन के। तो इससे एक कॉन्सेप्ट तो इसने यही खत्म कर दिया कि उपनिवेशवाद का समर्थन हम कभी भी नहीं देंगे, चाहे हमारे यहाँ कोई भी राजा हो, कोई भी सरकार हो, लेकिन उपनिवेशवाद का समर्थन नहीं किया जाएगा। दूसरा, पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करना कैसे सही कहलाया, मार्क्स की सोच ही पूंजीवादियों के विपरीत है,
ठीक है, मार्क्स की विचारधारा ही जब पूरे रशिया के अंदर है तो रशिया पूरी तरीके से पूंजीवादियों का विरोधी ही तो कहलाएगा। बोल्शेविक क्या है मैंने बताया, कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी की पार्टी है और कम्युनिज्म कभी भी पूंजीवादियों को सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, तो पूंजीवाद एक अलग कॉन्सेप्ट है, साम्यवाद एक अलग कॉन्सेप्ट है और साम्यवाद पूंजीवादियों को बढ़ता हुआ कभी भी नहीं देखते और उनको डिग्रेड करने की कोशिश करते हैं। तो साम्यवाद सरकार वहां पर बनी हुई है, इस वजह से पूंजीवादियों का भी पूरी तरीके से डिग्रेडेशन देखने को मिलता है। सर मार्क्स ने तो जो मजदूर थे उनको एकत्रित किया था। हाँ, संगठन सबसे पहली बार मार्क्स ने ही संगठन बनाया, मजदूरों का संगठन मार्क्स ने। और मार्क्स के बहुत बड़े भक्त थे लेनिन, ठीक है, और मार्क्स के ही बहुत बड़े भक्त थे स्टालिन। अभी स्टालिन का भी नाम आएगा। ठीक है, जर्मनी के साथ वेस्ट लिटोवस की जो संधि है उसके द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से रूस अलग हो गया। अभी तक बात जो लेनिन कर रहे थे कि हम वापस ले लेंगे रशिया को पूरी तरीके से, किसी युद्ध में नहीं जाने देंगे, तो इन्होंने जर्मनी के साथ में एक संधि साइन कर ली और वो पीस ट्रीटी थी, शांति की एक संधि थी कि हम भी शांति चाहते हैं अपने देश में और आप भी शांत रहिए और हमें किसी भी तरीके से इन सब चीजों में इन्वॉल्व ना किया जाए। इस संधि का नाम नोट कर लीजिए, ठीक है, वेस्ट लिटोवस की संधि। तो ये संधि इंपॉर्टेंट है आपके। आर्थिक परिणाम, पेन नहीं चलाना है, बाद में कर लेना। आर्थिक परिणाम देख लो, अभी पूरा मौका दिया जाएगा लिखने का, ठीक है, तब तक मैं पीछे बैठ के आराम करूंगा, पूरा लिखते जाए। रूस में उत्पादन एवं वितरण के साधनों पर राज्य का नियंत्रण स्थापित। ठीक है, तो यहाँ पर रूस के अंदर जो भी उत्पादन होता था, वितरण होता था, बेसिकली यहाँ पे प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, यहाँ पर राज्य का नियंत्रण हो गया। अभी तक जो इंडिविजुअल फैक्ट्रीज मैंने बताया था, पॉकेट्स ऑफ इंडस्ट्री 4-5 रहती भी थी, तो वो प्राइवेट तौर की रहती थी। बैंक कैसे रहते थे, प्राइवेट रहते थे। लेकिन जब इन सब का राष्ट्रीयकरण होना शुरू हो गया, सब किसके हाथों में आ गया, राज्य के हाथों में आ गया। तो जितना भी उत्पादन और वितरण होता था वो सब कौन करता था, राज्य किया करता था। तो एक पॉजिटिव चीज है, क्योंकि राज्य कौन है, अब डेमोक्रेटिक आइडिया के ऊपर चलने वाला एक प्रिंसिपल है, क्योंकि लेनिन ने आके यहाँ पे डेमोक्रेटिक की फिलॉसफी ही कहीं ना कहीं लागू कर दी थी। ठीक है, तो एक अच्छी चीज हुई। पूंजीवादी देशों से रूस को किसी प्रकार से सहयोग की अपेक्षा तो थी नहीं, क्योंकि पूंजीवादियों को ये पूरी तरीके से विरोध ही कर रहे हैं, तो पूंजीवादी देशों से कोई समर्थन नहीं चाहेंगे। वह वैज्ञानिक तकनीकी विकास हेतु आत्मनिर्भरता के पथ पर अग्रसर हुआ और आज के समय में भी आप देखते हो उसने किसी कंट्री का पूरे इतिहास में कोई सहयोग लिया ही नहीं और वो हमेशा अपने आप को अलग कर अपना डेवलपमेंट करता रहा। और वो डेवलपमेंट हुआ किससे, वैज्ञानिक तकनीक से। तो इसको अब रिलेशन, इंटरनेशनल रिलेशन किसी के साथ अच्छे हो बुरे हो, उस सब से कोई लेना देना नहीं था। ठीक है, इसको लेना देना था अपने आप की वैज्ञानिक तकनीक को इतना बढ़ा लो कि दूसरा देश खुद आके आपसे कहे कि हाँ हम आपकी आइडियोलॉजी को फॉलो करने को तैयार है। जिसका एक जीता जाता एग्जाम्पल कौन है, चाइना। ठीक है, चाइना रशिया के पास में खुद पहुंचा और पहुंच के बोला कि हम भी साम्यवाद के प्रिंसिपल को अपनाना चाहते हैं, आपसे दोस्ती करना चाहते हैं। तो उसने हाथ बढ़ाया, इसने भी हाथ बढ़ाया, दोनों में आज के समय में अच्छी दोस्ती। ठीक है, चलो। रूस द्वारा नियोजित अर्थव्यवस्था के माध्यम से आर्थिक विकास करने के कारण वह वैश्विक आर्थिक मंदी से दुष्प्रभावित नहीं हुआ। ठीक है, अब आपने अपने आप को जब सारी कंट्री से अलग ही कर लिया, सेपरेट कर लिया, तो क्या आपके ऊपर वैश्विक मंदी प्रभाव डालेगी, नहीं डालेगी। जब अपने आप को आपने एकदम विश्व से ही अलग कर लिया है, तो ग्लोबल कितना भी आपके फॉर्म में कितना भी हंगर आ जाए, ग्लोबल कितनी भी पॉवर्टी आ जाए, उससे आपको क्या लेना देना। ठीक है, तो आप एक अलग है, तो आपके ऊपर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। एलपीजी रिफॉर्म पढ़े आप लोगों ने, ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, उसके अंदर एलपीजी रिफॉर्म में आप लोगों ने एक चीज जरूर पढ़ी होगी, उस चीज के अंदर कि जब तक एलपीजी नहीं था तब तक भारत के अंदर दूसरे विदेशों के जो भी, अगर हम बात करें कि विदेश के अंदर किसी भी तरीके की भुखमरी हो रही है तो उस भुखमरी का नतीजा भारत नहीं भुगतता था। ठीक है, अगर एलपीजी जब तक हमने नहीं अपनाया था, अगर मंदी हो रही है किसी भी तरीके की अर्थव्यवस्था, अगर अमेरिका की गिर रही है तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था गिरने से भारत की अर्थव्यवस्था पे कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन अब जब से एलपीजी आया तब से अगर ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था खराब होगी तो उससे भारत पे फर्क पड़ेगा, अमेरिका की खराब होगी भारत पे फर्क पड़ेगा। ठीक है, अभी यूक्रेन की खराब हुई बुरी तरीके से, तो इम्पैक्ट किस पे पड़ा, भारत पे आके पड़ा। तो ये किसकी वजह से हुआ, एलपीजी की वजह से। मतलब आपने विश्व के लिए खुद को जब खोला तो पूरे विश्व का असर आपके ऊपर होने लगा। रशिया ने यही नहीं किया,
उसने विश्व के लिए खुद को ओपन ही नहीं किया, ठीक है। इसलिए कोई भी वैश्विक मंदी होती थी, आर्थिक मंदी, उसका प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता था, ठीक है। राजनीतिक आर्थिक के बाद में सामाजिक, ठीक है। सामाजिक परिणाम की बात करें अगर, सामंत व कुलीन वर्ग की समाप्ति हो गई। ये जो हाई क्लास था जिसकी बात हम लोग कर रहे थे बार बार, उस क्लास की समाप्ति पूरी तरीके से हो गई। चर्च के शासन की समाप्ति हो गई। चर्च कौन? प्रोटेस्टेंट वाले लोग, ठीक है, जो लगातार सिर्फ और सिर्फ बाइबल को ही सत्य मानते थे और सारे धर्मों को साइड कर देते थे। तो चर्च का रूल समाप्त हो गया यहाँ पे, ठीक है। तीसरा, वर्ग भेद की समाप्ति हो गई। वर्ग मतलब वो वर्ग कि क्लर्जी एक होगा, नोबिलिटी होगा, उसके बाद पीजेंट या सामान्य लोग आएंगे, तो ऐसा कोई वर्ग किसी तरीके का नहीं होगा। रूस में शिक्षा का प्रसार हुआ। 16 वर्ष की उम्र तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया, ठीक है। पढ़ते हो ना आप अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज, पढ़ते हैं ना, तो उसके अंदर भी कुछ ऐसा कुछ देखते हैं। डीपीएसपी, सॉरी फंडामेंटल ड्यूटीज बोला, डीपीएसपी जब हम पढ़ते हैं तो देखते हैं ना कि हमारे यहाँ जो प्रावधान है वो प्रावधान है ना निःशुल्क शिक्षा देने का। तो ये बोला जाता है ना कुछ रशिया से भी तो लिया हम लोगों ने, तो वन ऑफ द प्रिंसिपल है ये जो वहां से डीपीएसपी का गेन बोरो किया गया, ठीक है। लैंगिक भेदभाव की समाप्ति, ठीक है, जो जेंडर का भेदभाव था वो समाप्त हो गया। लेकिन हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, महिलाओं को अभी भी वोटिंग का अधिकार नहीं मिला, ठीक है। महिलाओं को सबसे पहले यहाँ जो लैंगिक भेदभाव की समाप्ति की बात हो रही है वो बेसिकली जो विमेन और मैन है इंडस्ट्रीज में कार्य सब करेंगे, ठीक है। सभी वर्कर्स के फॉर्म में कार्य करने के लिए उपयोगी माने जाते थे। अब पहले से मेंस को काउंट किया जाता था, अब सभी लोगों को। तो ये असमानता समाप्त कर दी गई। तो यहाँ पे महिलाओं को अभी भी वोटिंग राइट्स नहीं मिले। वोटिंग राइट्स सबसे पहले देने वाला देश कौन सा है? न्यूजीलैंड। कौन सी सन में दिया था? 1921। फ्रांस ने कब दिया? फ्रांस ने कब दिया वोटिंग राइट्स महिलाओं को देने वाला सबसे प्रथम देश? न्यूजीलैंड है, लेकिन ईयर नहीं पता न्यूजीलैंड का। अभी 1921 बोल तो रहा, डाउट। फ्रांस ने कब दिया ये बता दो। फ्रांस को भी बोला जाता है, फ्रांस वोटिंग राइट देने में अव्वल माना जाता है महिलाओं को, ऐसा भी बोला जाता है। उसके पीछे भी कोई कारण होगा ना कि फ्रांस को भी जब ऐसा बोला जा रहा है होगा कुछ। फ्रांस जब हम लोग देख रहे थे ना फ्रांस की क्रांति, महिलाओं ने जो योगदान दिया था, कौन सा अटैक जो किया था ना, हाँ जो अटैक हुआ था, तो उसके बाद में राइट्स मिले थे महिलाओं को? नहीं मिले थे। महिलाओं को वोटिंग्स के राइट्स वहां पे मिल गए थे जो पार्टीज बनती थी। पार्टीज के जो फॉर्मेशन होते थे, दल बनते थे जो छोटे छोटे, ठीक है। तो छोटे छोटे दलों में फ्रांस वोट करवाता था महिलाओं से, ठीक है। तो सबसे पहले अगर वोट देने वाला महिलाओं को अधिकार था तो वो छोटे दलों में फ्रांस दिया करता था। वो कब से शुरू हो गया था? 19th सेंचुरी से शुरू हो गया था। लेकिन न्यूजीलैंड सबसे पहला देश माना जाता है जिसने ऑफिशियली अनाउंस किया था। और ये दौर लगभग 1921 तो बोल रहा, मुझे 1930s का दौर याद है हम लोग, ठीक है। हाँ, लगभग उसी समय में न्यूजीलैंड है। देख लेना एक बार, ये इंपॉर्टेंट कुछ चीजें होती है, देख लिया करो, ठीक है। अभी देखो क्या है, वर्तमान दौर में रूसी क्रांति की अगर हम लोग प्रासंगिकता की बात करें तो बेसिकली यहाँ पर मार्क्स के विचारों का महत्व बहुत ज्यादा था, ठीक है। मार्क्स के विचारों की वजह से ही पूरी वो रशिया की क्रांति हुई। और रशिया की क्रांति के अंदर मार्क्स के विचारों को लेनिन ने जिस तरीके से लाके प्रेजेंट किया वो काफी ज्यादा प्रभावी तरीके से रशिया में आज भी देखने को मिलता है, ठीक है। उन्होंने वो मार्क्सवादी विचारधारा आज भी नहीं छोड़ी है, वो उसी मार्क्सवादी विचारधारा को आज भी बोरो कर रहे हैं, ठीक है। और आज भी बोझ की तरह लेके चल रहे हैं, बोझ की तरह कह लो या उनको यही अच्छा लगता है, ठीक है। लेकिन वो उस आइडियोलॉजी को या विचारधारा को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहते, तो वो उसी विचारधारा के साथ में आज भी चल रहे हैं। तो ये बेसिकली मार्क्स के द्वारा की गई तमाम चीजें। दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट आज के समय में अगर इंपॉर्टेंस है तो पूंजीवादी जैसे वर्ग को इन्होंने कभी उठने नहीं दिया और जिसका प्रभाव देशों के ऊपर पड़ा। लोग आज के समय में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को बहुत अच्छा नहीं मानते, ठीक है, समाज के विकास के लिए, ठीक है। वैसे कैपिटलिज्म अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छा है,
जब आपको मैं इकोनॉमी पढ़ाऊंगा या बोलूंगा इकोनॉमी के बारे में, तब अर्थव्यवस्था के बारे में अगर बात करूंगा तो कैपिटलिस्ट की इतनी तारीफ करूंगा कि आप लोग कहोगे कैसे तो गला आदमी, पहले समाजवाद करता था, पूंजीवाद। तो सब्जेक्ट्स पे डिपेंड करता है। अगर सिर्फ अर्थव्यवस्था की बात करो तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को बहुत फायदा देते हैं, पूंजीवादी पर। लेकिन जब हम बात करें समाज को साथ में लेने की, तो साम्यवाद और समाजवाद से अच्छा कुछ प्रिंसिपल नहीं है। तो इतिहास इज ऑल अबाउट समाजवाद और साम्यवाद। तो समाजवाद और साम्यवाद जब भी हावी होगा तो पूंजीवादियों से नफरत तो बढ़ेगी, है ना। तो पूंजीवादियों को अलग करना पड़ेगा। तो इस वजह से रशिया ने कभी पूंजीवादियों को बढ़ने ही नहीं दिया। एक नए उदारवादी पूंजीवादी ने हमारे पर्यावरण को जो क्षति पहुंचाई थी, ये क्षति तो पहुंचाई, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट जो हुआ, फैक्ट्रीज लगी, उन फैक्ट्रीज लगने से क्या हुआ, पर्यावरण को तो हानि हुई। और वो पर्यावरण की हानि आज हम भुगत रहे, नहीं भुगत रहे, तो सब हुआ। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अगर अच्छे के लिए आया तो कुछ बुरा भी तो हुआ, और वो बुरा यही हुआ, पर्यावरण को जो लॉस हुआ, है ना। तो ये तमाम चीजें पूंजीवादी लोग बस इकोनॉमी के लिए अच्छे हैं, वैसे इनको अच्छा नहीं माना जाता। ठीक है, चलो कंक्लूड करते हैं इसको। कंक्लूड करने के बाद में बोल्शेविक एक ऐसा कई क्रांतिकारी दल है जिसने रशिया के अंदर एक बहुत बड़ा मेजर चेंज लाया, और अपनी जो भी इन्होंने कोशिशें की, उस कोशिशों के बाद में रशिया को एक स्टेबल नेशन बनाने में सबसे बड़े योगदान के फॉर्म में बोल्शेविक आते हैं। ठीक, इसका भारत के ऊपर क्या कोई प्रभाव पड़ा? रशिया के रिवॉल्यूशन का क्या भारत के ऊपर कोई प्रभाव पड़ा? अभी तो एग्जांपल डीपीएसपी ही पढ़ लिया हमने ना, कि एक प्रभाव तो यही पड़ा। फंडामेंटल ड्यूटीज में आएगा ना, फंडामेंटल ड्यूटीज में आएगा। अब पता नहीं, देख लो तो मुझे तो डीपीएसपी में याद आ रहा है कुछ ऐसा ड्यूटी में, दोनों में है। हाँ, तो दोनों में होगा, दोनों ही होगा। ठीक है, पॉलिटी 5 साल होगा पढ़े, ठीक है, नहीं कौन सा काम है। तो ये बेसिकली जो प्रिंसिपल्स हैं, इन प्रिंसिपल्स में भारत के ऊपर प्रभाव अगर हम लोग संवैधानिक रूप पे देखें तो भी पड़ा। और दूसरी चीज, भारत ने जो आजादी की बात करी उसके अंदर क्या बार बार समाजवाद नहीं होता था? नेहरू ने जो कॉन्सेप्ट अपनाया, क्या वो समाजवादी लोकतंत्र का नहीं था? बिल्कुल था। तो जो कॉन्सेप्ट भी अपनाया गया उसमें भी इन्फ्लुएंस किसका देखने को मिलता है? रूसी क्रांति का। तो भारत के ऊपर भी इसका कहीं ना कहीं एक अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, गांधी जी का एक प्रिंसिपल था अंत्योदय, सुना होगा आप लोगों ने, गांधी जी अंत्योदय की बात करते हैं तो वो अंतिम व्यक्ति के तक पहुंचने की बात करते हैं कि अंतिम व्यक्ति तक हम हर एक चीज को पहुंचाएंगे। तो ये अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की जो संकल्पना, वही समाजवाद है एक्चुअल में। ठीक है, तो ये संकल्पना भी जो डेवलप हुई वो भी कहीं ना कहीं यहीं से डेवलप हुई थी। ठीक है, खत्म। ऐसे कैसे रुको, सबर करो। देखो 1921 का समय आया, यहाँ पर रशिया का रिवॉल्यूशन हो गया, रशियन क्रांति समाप्त हो गई और 1917 के बाद एक स्टेबल गवर्नमेंट बन गई। लेकिन मेंशेविक्स के जो लोग थे वो अभी भी उत्पात मचाए हुए थे रशिया के अंदर, क्योंकि उनको चाहिए था हमारी पार्टी विजयी हो, है ना। 1921 में लेनिन ने बैन ही कर दिया मेंशेविक्स को पूरी तरीके से। ठीक है, और बोले मेंशेविक संगठन ना तो कभी कोई इलेक्शन लड़ पाएगा और ना ही किसी तरीके से कोई भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को, अगर आपको क्रांति के फॉर्म में भी डेवलप करना, वहां पे भी ये लीगली काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो लीगलिटी खत्म कर दी पूरी तरीके से लेनिन के द्वारा, किसकी? मेंशेविक्स लोगों की। ठीक है, इसके बाद में क्या हुआ, कई सारे ग्रुप्स भी डिवाइड हो गए। ठीक है, जिसमें ग्रुप्स, जब ये मेंशेविक को समाप्त किया गया तो ग्रुप्स जो है उसमें एक ग्रुप तो बोल्शेविक्स का था, एक मेंशेविक्स का था और एक प्रो ज़ारिस्ट लोग थे। ठीक है, अगर तीनों के बारे में मैं थोड़ी सी बात करूं, बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन बन गई। आज के समय में जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन है वो बोल्शेविक ही थी पहले, ये नाम समाप्त हो चुका है, ये नहीं है। ठीक है, तो बोल्शेविक नाम यहां से समाप्त हो गया और क्या बन गई? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन। और मेंशेविक्स लोग कौन बन गए? सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज। ठीक है, और ये सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज के फॉर्म में जाने लगे। तो ये दो ऑर्गेनाइजेशन, और ये तीसरा जो था ये थे प्रो ज़ारिस्ट। बोले राजा समाप्त हो गया, राजा की सोच थोड़ी समाप्त हुई,
राजा तो अभी भी हमारे दिलों में जिंदा है, ठीक है। तो राजा को कैसे मरने दें? तो ये प्रोजारिस मतलब राजा के समर्थक लोग जितने भी थे वो सारे के सारे प्रोजारिस कहलाते थे। तो जार के समर्थक वाले लोग अभी भी जिंदा थे और इन लोगों ने लगातार राजाओं को वापस लाने के लिए या राजा के रूल को वापस लाने के लिए लगातार कोशिश करते रहे। तो ये 3 वर्गों का कलेश देखने को मिलेगा आगे पूरा का पूरा 1921 के बाद से, ठीक है। और 1921 से लेकर ये पूरा का पूरा बवाल सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक चलेगा, ठीक है। और 1921 से सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक क्या क्या रशिया में होता है वो सब हम पढ़ेंगे कोल्ड वॉर्स में, क्योंकि हमें पढ़ना है अभी कोल्ड वॉर्स। तो कोल्ड वॉर्स के अंदर हम लोग ये पढ़ेंगे, ये इनकी आंतरिक पूरी की पूरी प्रॉब्लम थी। इसके बाद में देखिए स्टालिन का रूल आया। स्टालिन ने 22 में ये रूल संभाला और 53 तक गद्दी पे बैठे रहे और स्टालिन ने एक रूल लागू कर दिया। स्टालिन सेम सोच का है, लेनिन ही वाला, प्रॉपर तरीके से उसी को फॉलो करने वाला, और वो भी मार्क्सवादी ही विचारधारा का था। स्टालिनिज्म जिसको बोलते हैं, स्टालिनवाद जिसको बोलते हैं, इसने ये प्रिंसिपल रशिया के अंदर लागू किया, जिसको अभी पीछे हम लोग ने पढ़ा था, कलेक्टिवाइजेशन, सामूहिकता के फॉर्म में। ये इसने कंपलसरी तौर पर लोगों पर लागू ही कर दिया, ठीक है। तो एक चीज तो होती है चाहे कितनी भी अच्छी हो, लेकिन जब आपके ऊपर थोपी जाए तो आप क्या करते हो? उससे पीछे भागते, ठीक है। पढ़ाई बहुत अच्छी चीज है ना, लेकिन जब थोपी जाती है क्या होता है? भागना शुरू कर देते हो। अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जब तक पढ़ोगे तब तक पढ़ पाओगे। जहां कोई थोपना शुरू करेगा फिर आपका मन हटने लगेगा, ठीक है। तो बेसिकली कलेक्टिवाइजेशन भी वही चीज है। कलेक्टिवाइजेशन जब तक लोग खुद कर रहे थे तब तक बहुत अच्छा था, अपनी अपनी मर्जी से, लेकिन जब इनके ऊपर थोपा जाने लगा तब क्या हुआ? यहाँ के लोग परेशान हो गए और इन्होंने स्टालिन के अगेंस्ट में भी विद्रोह किया। ये भी आप लोग कोल्ड वॉर्स के अंदर ही देखो, ठीक है। फिलहाल ये रशिया की क्रांति थी पूरी की पूरी, और रशिया की क्रांति यहाँ पर समाप्त हो, ठीक है। अब लिख लो जिसको जो लिखना है, जो नोट करना है, पेन चला सकते, जिसको जाना जाओ, क्लास ओवर हो गई, मैं थोड़ी बैठा। चलो थैंक यू सो मच, क्लास इज ओवर। तुम लोग बोलते नहीं हो, इससे ना सुन रहे हो, तुम अच्छे बच्चे। राजाओं की जो प्रॉब्लम आज के अंदर जो आ रहे हैं इस बेसिस पे, जब राजा लोगों के साथ में टॉर्चर, तो राजा टॉर्चर कर रहा था लोगों के साथ, जैसे वर्गों का डिवीजन, तो ये जो डिवीजन है यार वहाँ मेंशन कर सकते हैं। और आप बेसिकली ये कह सकते हो कि राजनीतिक क्रांति के अंदर दूसरे तबके के जो